एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग सीटेट एसएसटी महा रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें ऑल टोटल जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। टोटल हम लोग 15 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज जो 15 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें आप देखिए महासागरीय धाराएं हैं, उद्योग क्षेत्रीय जो हमारी संस्कृतियां हैं उनका डेवलपमेंट, 18वीं शताब्दी, इसके साथ साथ हम लोग बुनकर, लोहा और फैक्ट्री मालिक देखेंगे, जिसमें हम लोग दादन व्यवस्था भी देखेंगे जो कि हर दूसरे साल हमारे एग्जाम में पूछा गया है। राज्य शासन कैसे है, मतलब उसका कैसे काम काज होता है, ये सब देखेंगे। बाजार और आजीविका, कैसे हमारे पास जो अंतिम उत्पाद है वो पहुंचता है। जन सुविधाएं और सामाजिक न्याय, इसके साथ साथ कुछ सिंधु मतलब सरस्वती या सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे, क्या कुछ उनकी विशेषताएं हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारी शब्दावलियां दी हुई हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको देखेंगे। खनिज और ऊर्जा, इमारतें, चित्र और किताबें, इसके साथ साथ हम लोग कंपनी का शासन और राजस्व व्यवस्था देखेंगे, जिसमें मतलब कि जो महालवारी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है, ये सब देख लेंगे। इसी के साथ बक्सर और प्लासी का युद्ध और स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत है उससे संबंधित जो टॉपिक है उसको देखेंगे। तो कमर कस के बैठिए, ये सारे टॉपिक्स आपका रिवीजन होने वाला है मात्र 1 से 1.5 घंटे के भीतर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑफकोर्स लाइक तो आप कर ही देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए हमारा महासागरीय धाराएं हैं, यानी ओशन करंट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया हुआ था अपनी पिछली वीडियो में कि जो महासागर होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा चलायमान रहते हैं, अर्थात उसमें हमेशा ही गति होती रहती है। और वो गतियां कौन कौन सी हैं तो मैंने ये भी बताया है, तरंगे हैं, इसके साथ साथ ज्वार भाटा है और महासागरीय धाराएं। तरंगे ज्वार भाटा बता दिया था, आज महासागरीय धाराएं देखेंगे। तो महासागरीय धाराएं हैं क्या एग्जैक्टली, तो ये कुछ खास नहीं, बस महासागरों की सतह पर जो नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं, अर्थात कुल मिलाकर के एक मतलब नदी जैसा आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ क्या हम लोग देखते हैं कि नदी वैसे मतलब कि चल रही है, मतलब रोड थी पहले, मतलब कि जगह थी, जमीन, जमीन के ऊपर पानी भर गया, नदी जैसे बन गई। अब इसमें क्या है, महासागर के भीतर जो है मतलब नदी बह रही है, उसे कह दिया जाता है कि भैया ये महासागरीय धाराएं होती हैं, निश्चित दिशा में गतिमान होती हैं, तो इस वजह से इनका अलग ही एक रुतबा होता है। ठीक है, तो ये महासागरीय धाराएं क्या हैं, कुछ खास नहीं, ये नदियां होती हैं जो कि समुद्र के भीतर बहती हैं। ठीक है, यानी कि स्थल पे आपको नहीं मिलेंगी, समुद्र के भीतर देखने को मिलेंगी। चलिए, जो ओशन करंट है, दो तरह के हम लोग ओशन करंट को देखते हैं, एक तो कोल्ड और दूसरा है वार्म। वार्म इट मीन्स गर्म जलधा मतलब महासागरीय जलधाराएं, और दूसरी है ठंडी महासागरीय जलधाराएं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सब कुछ मार्क करके आप उसको देख लीजिएगा, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। अक्सर हमारे एग्जाम में कुछ एक दो ही हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ आपको इनके बारे में। देखिए, जो गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं, अगर वो पूछें कि वो कैसे चलेंगी, तो ध्यान रखिएगा इक्वेटर के पास यानी 0 डिग्री के आसपास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास उत्पन्न होंगी, ध्रुवों की ओर जाएंगी। ठीक, वहीं जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं वो मतलब कि ध्रुवों के साइड से उत्पन्न होंगी और कहाँ पे आएंगी, किस साइड आएंगी, तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा की साइड आएंगी। ये थोड़ा दिशाओं का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप कैसे देखिएगा, जो भी रेड कलर की आपको महासागरीय धाराएं दर्शाई गई हैं, ये क्या है, ये गर्म मतलब महासागरीय जलधाराएं हैं, और जो ब्लू कलर से दर्शाई गई हैं ये सब ठंडी हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको हम दिखा देते हैं, जैसे आप देखिए, ये देखिए इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये जो मतलब कि जलधारा है ये कौन सी है, तो और एक बात जानिए, इक्वेटर के पास से जो मतलब कि जो भी जलधारा निकलेगी वो गर्म ही होगी। ठीक है, तो इक्वेटोरियल कोई सी भी हो वो कैसी होगी, गर्म महासागरीय जलधारा होगा। वही देखिए, आप देखिए गल्फ स्ट्रीम, ये भी क्या है, ये भी एक गर्म महासागरीय जलधारा है। यहाँ आप देखिए अलास्का की जलधारा, ये भी गर्म महासागरीय जलधारा है। और इधर आपको और कोई दिख रहा है, यहाँ देखिए ब्राजीलियन जलधारा, ये भी कैसी है, गर्म महासागरीय जलधारा है। और यहाँ पे देखिए आपको एक और दिखाई पड़ रही है, और ये कौन सी है, ये है कुरोशियो। ठीक है, और क्वेश्चन केवल यही नहीं बनता है कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से महासागर में बहती है। जैसे आपसे अगर पूछ लें कि चलो आप बताओ, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म महासागरीय जलधारा है, कहाँ पे बहती है, तो आप बताना कि ये नॉर्थ अटलांटिक मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक में प्रवाहित होती है। वहीं अगर आपसे कभी कहे कि ब्राजीलियन जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है, कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो ये साउथ अटलांटिक में प्रवाहित होती है। वहीं जो अलास्का की जलधारा है ये पैसिफिक ओशन में प्रवाहित होती है। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और आगे यहाँ देखिए जो कुरोशियो देखा हमने, ये भी गर्म महासागरीय जलधारा है और पैसिफिक ओशन की ही। कुछ ठंडी महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे आप देखिए खूब हमारे एग्जाम में बनता है, और ये क्या है, कनारी की जलधारा। ठीक है, तो जो ब्लू कलर से डिनोट किया गया है वही है हमारी ठंडी महासागरीय जलधारा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कनारी, और ये कनारी कहाँ की है, तो वही नॉर्थ अटलांटिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। वहीं आप देखिए दक्षिण मतलब कि साउथ अटलांटिक में है हमारी वेंगोरा की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, ये भी कई बार एग्जाम में बना हुआ है। क्यूरोशियो और ओयोशियो दोनों एक ही जैसे नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन एक ठंडी है एक गर्म है। तो आप याद रखना कि मतलब कि जो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है उसमें एक गर्म और ठंडी जलधारा जो मिलते जुलते नाम है। क्यूरोशियो गर्म महासागरीय जलधारा है और वहीं ओयोशियो ठंडी महासागरीय जलधारा है। ठीक है, बाकी सब आप ये देखिए, एक और है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो कि हमारे हिंद ओशन में बहती है, और ये भी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। पेरू की जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पेरू की महासागरीय जलधारा है कौन सी है, ठंडी है, और कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है, तो ये देखिए हमारे पैसिफिक ओशन में दिखाई पड़ रही है। एक और चीज़ जानिए कि जो ठंडी मतलब कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं, ये सामान्यतः स्पेशली जो ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी साइड आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, हालांकि इतना आपको जानना नहीं है, जो आपको जानना था उतना मैंने बता दिया है। और मैं ये तो समझ ही रही हूँ कि भाई कितनी बार बताया है कि ये टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो ये सब आपको पता ही होगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। हमारी धरती पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम लोग एशिया देखते हैं, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ये है हमारा मतलब सॉरी अंटार्कटिका, और उसके बाद आता है हमारा यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतने सारे हैं। ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आप याद रखना। और हाँ, सबसे बड़ा ये तो हमारा यही आ जाता है एशिया, और सबसे छोटा है हमारा, बताइए फटाक से, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप, कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप, कमेंट कीजिए। और हाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसको कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। क्यों, मैंने आपको बताया हुआ है द्वीप किन्हें कहते हैं, तो भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं द्वीप। तो आप देखिए ये महाद्वीप है लेकिन द्वीप के आकार का है, क्योंकि इसके चारों ओर आपको पानी देखने को मिलता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की धाराएं, यानी कि 2 तरह की महासागरीय जल धाराएं देखने को मिलती हैं। एक तो गर्म यानी कि वार्म ओशन करंट, और दूसरी है ठंडी यानी कि कोल्ड ओशन करंट। तो जो गर्म महासागरीय जल धारा है, हमने बताया जैसे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, फॉर एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, याद करने के ट्रिक्स वगैरह है। ठीक है, वहीं ठंडी जलधारा की बात करेंगे तो ये ध्रुवों से मतलब कि पोल्स से भूमध्य सागर सॉरी कह रहे हैं भूमध्य सागर सॉरी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री या इक्वेटर की ओर बहती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया लैब्राडोर, ये क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है, बहुत बार ये हमारे एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट है जो अक्सर हमारे एग्जाम में फंस जाता है कि जहाँ पे ठंडी और गर्म महासागरीय जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे ना एक मतलब कि विशाल मत्स्यन क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात वहाँ पे मछली जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्लैंकटन नामक घास पैदा होती है जो कि मछलियों के भोजन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मछली पकड़नी हो तो कहाँ जाए, जहाँ पे ठंडी और गर्म महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती हैं। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जापान का जो तट है वो, और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ठंडी और गर्म जलधाराएं उत्पन्न हुई, मतलब आपस में मिली, और बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए, यद्यपि विशाल मत्स्यन क्षेत्र है, ये फायदा है मछुआरों के लिए, लेकिन कुछ नुकसान भी है। क्या है नुकसान, कि जहाँ पर भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ पे फॉग यानी कि कोहरा वाला मौसम बन जाता है, और जाहिर सी बात है जहाँ कोहरा वाला मौसम बनेगा तो फिर यातायात तो बाधित होगा ही। ठीक है, तो एक टॉपिक खत्म हुआ। देखिए मात्र 9 मिनट में हमने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया और एक टॉपिक भी खत्म कर दिया। तो मैराथन्स का तो यही मतलब होता है लास्ट टाइम रिवीजन में। तो एक टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योग। थोड़ा बहुत इसके पहले की भी वीडियो में हमने देखा हुआ था, आज हम कुछ और
मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। जैसे जो पिट्सबर्ग है ये कहाँ का है, यूएसए का है। ये दुनिया का इस्पात नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भौगोलिक लाभ इसको क्या मिला हुआ है, एक तो ग्रेट लेक्स, यहाँ से जलमार्ग, और अपलेसियन क्षेत्र से इसको कोयला मिलता है। ग्रेट लेक्स कौन सी हैं, तो आपको पता है अमेरिका में 5 महान झीलें हैं। कौन कौन सी, वो जो सुपीरियर है वो, और पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक भी मानी जाती है सुपीरियर। और उसके बाद फिर आप देखेंगे मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये पांचों का नाम पता होना चाहिए कौन कौन सा है। एक तो सुपीरियर जैसा कि मैंने बता ही दिया, उसके साथ साथ मिशिगन, देन ईरी, देन ओंटारियो, देन ह्यूरॉन, ठीक है। मैंने कोई क्रम वरम नहीं बताया है, बस 5 महान झीलें हैं, इनका नाम बताया है। चलिए आगे देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। कल हमने बताया था कि जो भारत का अहमदाबाद है उसे क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्या है, तो यूके का एक शहर है। यूके इट मीन्स क्या, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस वजह से कोई भी ऐसा शहर जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है उसको मैनचेस्टर की संज्ञा दे दी जाती है। तो वैसे ही भारत का जो अहमदाबाद है उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साबरमती नदी के तट पर है, ये हम सबको पता ही है। और यहाँ पे ना पास में ही कपास उगने वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही फर्टाइल मानी जाती है, ठीक है। और यही कारण है कि काली मिट्टी को काली कपासी मृदा मतलब मृदा भी कहा जाता है। चलिए जापान का है ओसाका, ठीक है, और ये भी जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ये जो योडो नदी है उसके तट पर बसा हुआ है। लेकिन हम दोनों में मतलब कि जापान के मैनचेस्टर और भारत के मैनचेस्टर में एक प्यारा सा डिफरेंस है, और वो क्या है, हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है यानी कि हमारे भारत का जो मैनचेस्टर है वो कच्चे माल के पास है, यानी कि उसको कपास यहीं से मिल जाता है। जबकि आप देखो जो जापान है इसको आयात करना पड़ता है कच्चे माल को, ठीक है। तो देखिए जो ओसाका है ये पूरी तरह से इंपोर्ट किए गए कच्चे माल पर निर्भर है। कहाँ से लेता है, कपास, पता है मिस्र की कपास पूरे विश्व में विख्यात है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ लाइन है। इसके साथ साथ भारत, यूएसए, यहाँ से ये कपास मंगा करके देखिए मैनचेस्टर बना हुआ है, कहाँ का, जापान का। चलिए यहाँ पे 10 लार्जेस्ट कंट्रीज दी गई हैं एरिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में। इनको आप फटाफट देख लीजिए, ठीक है। इतना तो आप सबको ही पता होगा कि सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, रूस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, रूस। और रूस के बाद फिर कौन आता है, बताइए। रूस के बाद कौन आएगा, चाइना आएगा, फिर या फिर यूएसए आएगा, या फिर कोई और आएगा, बताइए फटाक से। तो रूस के बाद हम सबको पता होना चाहिए कौन आएगा, फटाफट बताइए। ये देखिए एक ट्रिक्स है, मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है, रक्कूबाई करके मैंने याद किया हुआ था एक ज़माने में। आप भी इसको देख लीजिए तो हो सकता है आपको भी याद रहे। देखिए आर से होता है रसिया, तो मैंने बता दिया रसिया तो सबसे बड़ा है। उसके बाद सी से आता है कनाडा, तो दूसरे नंबर पे कनाडा आएगा। तीसरे नंबर पे आता है चाइना, ठीक है। उसके बाद यू से आ जाएगा हमारा यूएसए, और उसके बाद बी से कौन आ जाएगा, बी से आ जाएगा ब्राज़ील। ए से आ जाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और आई से हो जाएगा अपना इंडिया, ठीक है। तो ये क्रम से आप याद रखना, रक्कूबाई करके आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा है रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है चाइना, चौथे पे है यूएसए, और पांचवे पे है ब्राज़ील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आता है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो ये क्रम है जो आपको पता होना चाहिए। टोटल मतलब और भी जो कंट्रीज़ हैं उनको आप छोड़िए, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10 का तो मैंने दे दिया है मैप में, लेकिन 7 का मैंने बता दिया है, क्योंकि अपना भारत 7वें नंबर पे आता है। कभी कभी ना स्टेटमेंट बन जाता है कि एरिया के हिसाब से 7वें नंबर का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो वो अपना प्यारा भारत हो जाएगा। अन्य जो है वो आपको नाम दे दिया है हमने। 8वें पे है अर्जेंटीना, 9वें पे है कजाकिस्तान, 10वें पे है अल्जीरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया है फटाक से। कह रहे हैं कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो स्थान किसके लिए जाना जाता है, बताइए। क्या वहाँ बढ़िया खेती हो जाती है, या फिर व्यापार के लिए उपयुक्त है, नहीं, मछली के लिए है ना। तो वो स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 टॉपिक खत्म। अभी भी हाइप नहीं किया तो फौरन हाइप कर दीजिए। और हाँ, आज ही हमने एसएसटी पैडागोजी का एक पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। 2021 से 2025 तक, सॉरी 2024 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। टेलीग्राम पे मैंने लिंक वगैरह भेजा हुआ है।
और यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण देखेंगे, यानी कि द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, देखिए चेर और मलयालम भाषा, आपको पता है ये चेर कहाँ पे मतलब इनका स्थान हुआ करता था, तो वर्तमान में जो केरला वाला इलाका है दक्षिण भारत में, वहाँ पे ये रहा करते थे। ठीक है, तो देखिए चेर और मलयालम भाषा, फटाफट देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। महोदयपुरम का चेर या राज्य, यानी कि जो केरला है वहाँ का चेर राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ की भाषा वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपियों का यूज़ किया है। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेना कि चेर राजवंश में कौन सी भाषा यूज़ की जाती थी, तो आप बताना कन्नड़ नहीं, मलयालम। ठीक है, क्योंकि इनके अभिलेखों में इनके लिए जो यूज़ की गई लैंग्वेज है वो मलयालम है। फिर देखिए कुछ रिकॉर्ड में दिया गया है कि ये उपमहाद्वीप में सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का पहला एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, अगर आपसे यही पूछ लें कि उपमहाद्वीप में लोकल लैंग्वेज कौन से अभिलेख में, सरकारी अभिलेख में यूज़ हुआ है पहली बार, तो आप कहना भैया कौन सा हो जाएगा, मलयालम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में, तो पूरी उड़ीसा का है जगन्नाथ संप्रदाय, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, तो दुनिया का मालिक, जगत प्लस नाथ, यानी कि जगत में हम सभी जानते हैं दुनिया, दुनिया के जो नाथ हैं वही है जगन्नाथ, अर्थात जो भगवान विष्णु का रूप है वही है भगवान जगन्नाथ। ठीक है, स्थानीय देवता की बात करें तो मूल रूप से ये एक स्थानीय यानी कि जनजातीय देवता थे जिनकी मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती थी। बाद में इन्हें फिर विष्णु का ही रूप मान लिया गया। राजनीति की बात करेंगे तो मुगल, मराठा और अंग्रेज सबने इस मंदिर पर नियंत्रण करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मंदिर पर अधिकार मिलने से स्थानीय लोग का मतलब कि जो शासन है वो हमारे शासन को स्वीकार कर लेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, जैसे कोई भी शासक मंदिरों पर आक्रमण करने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो ये है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा खजाना हुआ करता था, और मंदिर जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक केंद्र भी हुआ करते थे, और खजाना लूटना और क्या कारण था, अगर आपने मंदिर पर कब्जा स्थापित कर लिया तो जो वहाँ की जनता है उनका चूँकि बहुत ज़्यादा भाव है भगवान के प्रति, तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ तुम ही हो हमारे शासक, तुम ही हो हमारे कर्ता धर्ता। तो जनता को जीतने के लिए शासक क्या काम किया करते थे, मंदिर को जीत लिया करते थे, अर्थात मंदिर पर अपना शासन स्थापित कर लेते थे। तो वही चीज़ है कि जैसे चाहे मुगल हो, चाहे मराठा हो, चाहे अंग्रेज हो, सबके द्वारा मंदिर पर आक्रमण करके कुल मिलाकर के उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, ताकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनको अपना क्या मान लें, कर्ता धर्ता मान लें, यानी कि उनके अधिकार को स्वीकार कर लें। चलिए आगे देखेंगे। कथक नृत्य के बारे में खूब क्वेश्चन बना हुआ है हमारे एग्जाम में। तो देखिए पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि आखिर ये जो कथक शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये शब्द कहाँ से निकला है, कथा से निकला है। कथा एक वो एक सीरियल आता था ना, कथा एक क्या था, कथा के आगे जाने दीजिए, मुझे भुला गया। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इसका अर्थ क्या होता है, कहानी। ठीक है, और शुरू में कथक उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति हुआ करती थी। आगे देखिए मुगल और नवाब के समय में कैसे कथक का मतलब परिवर्तन हुआ है, कैसे वो मतलब ग्रो किया है, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो आप देखिए मुगल जो राज दरबार है उसमें नृत्य की एक विशेष शैली बन गई, क्या, कथक। ठीक है, वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, इनके संरक्षण में ये प्रमुख कला के रूप में अपना चेंजेस इसका देखने को मिलता है, मतलब प्रमुख कला के रूप में परिवर्तित हुई। आगे चल कर के दो घरानों में इसका जो है मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, और वो दो घराने कौन से हैं, एक तो है जयपुर जो कि राजस्थान का घराना है, यानी कि राजस्थान का जयपुर घराना, और दूसरा है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ घराना और जयपुर घराना, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये कथक के दो घराने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मिनिएचर्स की बात करें यानी कि लघु चित्र जो है उनकी बात करें, तो यहाँ से बसोहली और कांगड़ा शैली का जो अंतर है ना वो खूब पूछा जाता है एग्जाम में। पहले तो यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये लघु चित्र होते क्या हैं। तो छोटे आकार के चित्र जो कपड़े या कागज पर जल रंगों या वाटर कलर से बनाए जाते थे उन्हीं को कहा जाता था लघु चित्र या मिनिएचर्स। ठीक है, फिर आप देखिए आगे कैसे इसका जो है उद्धार उद्धार नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि कैसे-कैसे ये इसका डेवलपमेंट हुआ है वो देखिए। तो 1739 में एक घटना है जो कि डायरेक्ट भी आपसे एग्ज़ाम में बन सकती है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। तो आप याद रखना 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, कहाँ पे किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण किया, और इससे क्या हुआ कि मुगल जो कलाकार हैं वो डर करके कहाँ चले गए? पहाड़ी इलाकों की तरफ भाग गए। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और वहाँ पे फिर दो शैलियाँ डेवलप होती हैं, कौन कौन सी, एक तो है बसोहली शैली जो कि सबसे पुरानी और
साहसपूर्ण यानी कि भाव प्रवण शैली के रूप में जानी जाती है। और एक किताब है रस मंजरी, इसके चित्र यहीं बने हुए मिलेंगे। किसके चित्र? बसोहली शैली के। वहीं दूसरी जो है वो भी देख लीजिए, कांगड़ा शैली, तो इसमें ठंडे नीले और हरे रंग का प्रयोग होता है और ये रिलिकर होती है, यानी कि राधा कृष्ण के जो चित्र है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है हमारे एनसीईआरटी से ही हमारे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बंगाल में जो पीर और मंदिर है वो देख लेंगे। बंगाल में ना एक मतलब कि ग्रंथ है, अभी मुझे उसका नाम थोड़ा-सा भुला गया, मैंने बताया हुआ है। आप लोग मुझे उसका कमेंट करके बताइएगा कि उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनको भी मछली खाने का अधिकार है। कुछ खास किस्म की मछलियाँ थी, ठीक है? तो चलिए आगे देखेंगे। बंगाल के बारे में देखिए, दो चाला और चौचाला, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो बंगाल के मंदिरों में स्थानीय झोपड़ियों जैसे छत बनाई जाती थी। इसे दो चाला यानी कि दो छत वाली या चौचाला यानी कि चार छत वाली कहा जाता है। दो चाला चौचाला कहाँ से संबंधित है, यही आप इतना याद रखिएगा कि बंगाल से संबंधित है। बाकी तो ये आप कर ही ले जाएंगे ना कि दो चाला इट मीन्स दो तल्ले का ही होगा, चौचाला इट मीन्स चार तल्ले का होगा, तो ये आप कर ले जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का यूज किया? अभी हमने बताया था चेर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन है यानी कि न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले 1707 में हमने बताया हुआ है कि मुगल साम्राज्य के जो अंतिम प्रतापी शासक हैं उनकी मृत्यु होती है और वो थे कौन? औरंगजेब। और उसके बाद 1739 में देखिए नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ईरान के शासक नादिर शाह, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। कभी कभी यही पूछ लेंगे ना कि ये था कहाँ का, तो आप याद रखना ईरान का। और ये अपने यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के चला गया, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ठीक है, जिसको मतलब कि ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तख्त ताउस भी कहा जाता था। आगे देखिए, नए राज्यों का जो उदय है, इसमें 3 समूह आपको देखने को मिलते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 3 जो नए राज्य हैं उनका उदय हुआ है। सबसे पहला आप देखिए, पुराने जो मुगल सूबे थे वहाँ से उत्पन्न हुआ है अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। तो ये मुगलों से अलग तो हुए, लेकिन मुगल व्यवस्था से पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं किए, ठीक है। हैदराबाद की बात करें तो निज़ामुल मुल्क आशफ जाह ने इसकी स्थापना की। वहीं बंगाल की बात करें तो मुर्शिद कुली खान ने इसकी स्थापना की। और अवध की जो स्थापना है वो बुरहान उल मुल्क शहादत खान, आपको ज़्यादातर टाइम शहादत खान ही लिख करके दे देते हैं, ठीक है। कुछ जो मतलब कि जो राजपूत प्रदेश हैं या राजपूत वगैरह जो निकले हैं वो वतन जागीरों से, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सवाई राजा जयसिंह, इन्होंने जो जयपुर है वो मतलब जयपुर जो शहर है ना उसको बसाया और 5 जगह जंतर मंतर यानी वेधशालाएं बनवाई। और वो 5 जगह है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ठीक है। आगे देखिए, आज़ादी छीनने वाले राज यानी कि अ, उस टाइप का कि मार काट के भी हम आज़ाद हो जाएंगे, मतलब हमको तुम्हारे क्या कहते हैं संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कौन है जिनका उद्भव हुआ है? तो आप याद रखना, सिख, मराठा और जाट, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके आज़ादी पाई थी। किससे? मुगलों से, ठीक है। अब मतलब आज़ादी तो मिल गई, तो इनके बारे में भी कुछ जाने रहिएगा। सिखों के बारे में ना कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे खालसा पंथ। तो सिखों का जो खालसा पंथ है 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मिशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहना है कि सिखों ने खुद को छोटे-छोटे जत्थों में बाँट लिया और उन्हीं जत्थों को कहा जाता था मिशल, यानी कि छोटे-छोटे ग्रुप्स या जाति टाइप का समझ लीजिए आप, जो भी समझना चाहें। राखी जो सिस्टम है ये इनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि कलाई पे हाथी बांध मतलब राखी बांधने वाला, तो यहाँ पे देखिए, सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% हिस्सा टैक्स के रूप में लिया और बदले में उनको संरक्षण देने का वादा किया और इसी को कहा जाता है राखी प्रथा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने बाद में सभी मिसलों को एक करके एक शक्तिशाली राज्य बनाने का काम किया, ठीक है। आगे देखिए, मराठों के बारे में थोड़ा-सा बात है जो जान लीजिए। शिवाजी 1627 से 1680 ये एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखते हैं और इनको कहा जाता था देशमुख। आगे देखिए, पेशवा, और जो पेशवा हैं शिवाजी के बाद सत्ता है पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथ में आज मतलब आ गई, जो कि पुणे से ही शासन का काम किया करते थे। अगर हम टैक्स प्रणाली की बात करें, टैक्स सिस्टम, तो ये मराठे जो है ना इनके यहाँ 2 तरह के टैक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक तो था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी, ठीक है। तो उपज का 1/4 यानी कि 25% उन इलाकों से लिया जाता था जो मराठा राज्य के सीधे नियंत्रण में नहीं थे, ठीक है, ताकि मराठा उन पर हमला ना करें। अर्थात हमारे नियंत्रण में नहीं हो और चाहते हो कि हम तुम पर आक्रमण ना करें, तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उपज का 25% यानी 1/4 हिस्सा, इसको क्या कहा जाता था? चौथ। फिर देखिए, सरदेशमुखी, ये उपज का 10% हुआ करता था, ठीक है। और ये इनके यहाँ का मुख्य कर यानी मेन टैक्स था, ठीक है। चलिए,
जाट की बात कर लेंगे तो सूरजमल, इन्हें जाटों का प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता है, ठीक है, समझिए पहले। इनके नेतृत्व में भरतपुर यानी राजस्थान जो है वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखिए कि सिखों के द्वारा चलाई गई राखी व्यवस्था में किसानों से उनकी उपज का कितना परसेंटेज हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था? 20%, ठीक है। चलिए बुनकर लोहार फैक्ट्री मालिक देख लेते हैं। तो भारतीय कपड़ों के नाम, ठीक है, कई बार ना मतलब कैलिको अधिनियम जो 1720 में पारित किया गया था उससे क्वेश्चन बनता है। कई बार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया हुआ है। तो यहाँ देखिए, अंग्रेजों ने कपड़ों के नाम उन जगहों के नाम पर रखे जहां उन्होंने पहली बार इनको देखा था। तो आप देखिए हमारे यहाँ का जो कपड़ा है उसका क्या क्या नाम है। पहले देखिए मसलिन, तो ये इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक सूती कपड़ा देखा। इसी वजह से इन्होंने हमारे यहाँ का जो कपड़ा है उसका नाम क्या रखा? मसलिन। और ये मसलिन क्या है? वही मलमल, ठीक है। दूसरा कैलिको, ये भी हमारे यहाँ के कपड़े का ही नाम है। तो पुर्तगाली भारत में मसालों के लिए कालीकट यानी केरल आए थे और वहाँ के सूती कपड़ों को उन्होंने क्या नाम दिया? कैलिको। फिर आप देखिए सिंड्स, ये हिंदी शब्द छीट से बना हुआ है, रंगीन फूल पत्तियों वाला कपड़ा। और यही बंडाना जो है ये हिंदी शब्द बांधना से बना हुआ है। यह गले या फिर सिर पर बंधने मतलब पहनने वाला एक रंगीन स्कार्फ टाइप का हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कैलिको का एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कैलिको है ना, ये हमारे यहाँ का कपड़ा है। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? 1720 में कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। और इसके पीछे का कारण क्या था? तो हमारे यहाँ का जो कपड़ा व्यापार है उस समय बहुत चरम पे था, ठीक है। हमारे यहाँ का कपड़ा बहुत कीमती हुआ करता था। लोगों की वहाँ बहुत मतलब हमारे यहाँ के कपड़े की वहाँ बहुत भारी डिमांड थी। तो जब आपको देखिए अपने यहाँ अगर विदेश के किसी भी माल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो ये तो समझ आ ही रहा है कि अपने यहाँ का जो लोकल सामान है उसका डिमांड ख़त्म हो जाएगा। तो जो मतलब कि ये जो हमारा अपने यहाँ का कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल बना हुआ था। तो कैलिको अधिनियम लाया गया जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के कपड़े को बैन कर दिया गया और कहा गया कि भैया अपने लोकल जो कपड़े हैं ना, लोकल जो व्यापार है उसको सपोर्ट करो, ठीक है। तो ये कैलिको अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। और अगला जो है वो है टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बहुत खास थी। वो लोहे के कवच को भी चीर सकती थी। समझ रहे हैं कितनी मतलब मजबूत रही होगी कि लोहे के कवच को भी चीर देती थी। आगे देखिए वुड्स, तो ये स्टील दक्षिण भारत में बनता था। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी और इस पर पानी की लहरों जैसा पैटर्न बनता था। अभी मतलब 2-4 साल पहले ऐसा मुझे भीना भीना सा याद आ रहा है जैसे जो टीपू सुल्तान की तलवार है उसकी बोली लगी थी। शायद 23 करोड़ में बिकी है क्या? ऐसा कुछ है क्या? आप लोग बताएं। आगे देखिए फ्रांसिस बुकानन, इन्होंने इस स्टील की बनावट का अध्ययन किया था, ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा कि जो वुड्स स्टील से क्या बना था, तो टीपू सुल्तान की तलवार, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती थी और यही कारण है इनकी जो तलवार है वो बहुत लचकदार होती थी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है और वो है अगरिया समुदाय, ठीक है। और ये समुदाय कहाँ का था ये जाने रहिएगा। ये मध्य भारत छत्तीसगढ़ एमपी का एक समुदाय था जो काम क्या किया करता था? तो लोहा बनाने में काफ़ी माहिर था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये अगरिया से क्वेश्चन बना हुआ है वरना आप पता चला छोड़ दें। फिर देखिए कह रहे हैं स्पिनिंग जेनी, ये क्या है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो आविष्कार है वो जॉन के द्वारा कब किया गया था? 1764 में, ठीक है। इससे जो है जो पहले सूत की कताई हाथों से होती थी तो बहुत धीमी रफ्तार हुआ करती थी, लेकिन स्पिनिंग जेनी के आ जाने से सूत की जो कताई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और यही कारण है कि ब्रिटेन में कपड़ा काफ़ी सस्ते में बनना लगता है और जो भारत के बेचारे बुनकर थे उनका काम ठप हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए कहाँ हमारे यहाँ का कपड़ा पूरे विश्व में विख्यात था, लेकिन जब मतलब कि यूके में हो जाता है औद्योगिक क्रांति और उसके बाद फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ का जो व्यापार है वो एकदम धराशायी हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि मतलब पूरा का पूरा सिलेबस 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस के वही कोर टॉपिक्स इसमें करवाए जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हमने पूरा सिलेबस यद्यप कंप्लीट करवाया हुआ है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि 2-4 दिन में क्या हो जाएगा। अगर 2-4 दिन में ख़त्म होता तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग महीनों क्यों मेहनत करते। वो लोग पागल थोड़ी ना हैं जो महीनों से लगे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कैलिको शब्द का संबंध किस स्थान से है? तो याद रखना कैलीकट, ठीक है, केरल का कालीकट। आगे देखिए। तो
तो चलिए फिर अपना अगला टॉपिक देखेंगे और इसमें हमें देखना है कि आखिरकार राज्य शासन ये कैसे काम करता है। पहले हमने कई बार जो इस मतलब कि केंद्र शासन है, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके बारे में देखा हमने। स्थानीय स्वशासन में जो हमारा नगर पंचायत है उसको भी देख लिया और हमारी जो गांव की पंचायत है उसको भी देख लिया। लेकिन बस यही जो हमारा दूसरा लेवल है सरकार का वही बचा हुआ था, और वो क्या है, राज्य सरकार। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमने केंद्र में आपको बताया हुआ था कि केंद्र सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं, और वो कौन है, वो है राष्ट्रपति और मतलब लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही जो स्टेट होता है यानी कि राज्य, इसके भी सामान्यतः 2 ही अंग माने जाते हैं। कहीं-कहीं 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 3 अंग माने जाते हैं, और वो 2 कौन से हैं, एक तो विधानसभा, क्या है, विधानसभा, तो सभी का लगभग आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। दूसरा है विधान परिषद। जो विधान परिषद है वो केवल और केवल 6 स्टेट्स में आपको देखने को मिलती है, मात्र 6 स्टेट्स, ठीक है। और राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, ये तीनों अभिन्न अंग माने जाते हैं राज्य सरकार के, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन कहते हैं। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे ही सेम आप समझिए विधान परिषद राज्यों में होती है। विधानसभा जैसे हमारे यहाँ राज्यों में है, वही इसका मतलब वही प्रोसेस है सेम जो लोकसभा का है हमारे केंद्र में। और राज्यपाल और राष्ट्रपति इनको आप एक जैसा समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं, और ये 6 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे हमारी विधान परिषद है, इसके लिए मैंने बताया हुआ है अब मुँह ताका या अब तक मुँह, याद है कि नहीं आपको। चलिए सबसे पहले हम लोग विधायक की बात करेंगे। आपने देखा होगा अपने विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा एक विधायक का चुनाव किया जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन है आपके यहाँ के विधायक। मेरे यहाँ के तो भैया रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जी हैं, ठीक है। चलिए एमएलए की बात करेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। तो ये कहाँ पे इनका जो है चुनाव होता है, वो सब चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। कह रहे हैं कि हर राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और हर क्षेत्र से जनता के द्वारा एक अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधायक कुल मिला करके कौन चुनता है, तो हम और आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और हाँ, जो मतलब कि विधान परिषद होती है ना, उसके तो एमएलसी चुने जाते हैं, लेकिन हाँ जो विधानसभा है उसके जो चुने जाते हैं वो हम और आप जा करके खुद चुन करके आते हैं, और वो होते हैं हमारे विधायक जी, या उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, एमएलए कहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको विधायक बनना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 साल तो भैया कम से कम हो ही गए हो। अगर आप विधान परिषद के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 30 साल का अपनी जो उम्र है वो निकाल दी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग मैं बता रही हूँ 25 के प्लस ही हैं हमारे मतलब कि व्यूवर्स में, ठीक है। चलिए अगर हम लोग पार्टी की बात करें तो विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। कुछ लोग तो भाई बिना किसी दल के ही जीत जाते हैं, उनकी तो बातें अलग है। फिर आगे देखिए सरकार कैसे बनती है, यानी कि बहुमत की जो मेजोरिटी वगैरह है वो क्या है देख लीजिए। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीतते हैं उन्हीं को मिलती है क्या, मेजोरिटी, ठीक है। सत्ताधारी दल किसको कहते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी। तो जो सरकार बनाने का काम करती है वो है रूलिंग पार्टी हमारे यहाँ। तो जो भाजपा है वही रूलिंग पार्टी है ज़्यादातर अभी, हालांकि यूपी में क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो अपने मतलब कि देश है उसमें देखिए तो रूलिंग पार्टी के रूप में भाजपा ही चल रही है, ठीक है। चलिए विरोधी पक्ष, तो बाकी सभी विधायक जो सत्ताधारी दल के नहीं हैं हमारे यहाँ रूलिंग जो मतलब कि अपोजिशन में है वो कौन है, वो है सपा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैं अपना ही बताऊंगी ना, हमारे यहाँ का ही आपका एग्जाम्पल देंगी, आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा ये क्वेश्चन कि आपके यहाँ सत्ताधारी दल कौन सा है या विपक्षी दल कौन सा है, लेकिन अपनी समझ के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए मुख्यमंत्री यानी कि जो सीएम है, चुनाव के बाद वो सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो कि मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। और हाँ ध्यान रखना, ये जो मुख्यमंत्री हैं इनको हम और आप डायरेक्ट रूप से वोट नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट अपना मुख्यमंत्री चुनने जाते, नहीं, हम लोग तो केवल और केवल विधायक ही चुनते हैं। मुख्यमंत्री का ना नियुक्ति होता है, क्या होता है, नियुक्ति होता है। कौन नियुक्त करते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो नियुक्त करते हैं। ये बहुत ही मतलब कि अच्छा कहते हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आगे देखिए राज्यपाल को देख लेंगे, तो ये जो राज्यपाल होते हैं ये स्टेट में मतलब कि हमारे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति जो है वो इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो
राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी का मन करेगा कि तुम वहाँ के राज्यपाल रहो तब तक तो ये राज्यपाल रहेंगे। अगर राष्ट्रपति जी का मन किया कि ना अब ये चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे कि चलो हटो, अपना झोरा झंडी उठाओ और निकलते बनो, ठीक है। यानी कि इनका कोई फिक्स जो है कार्यकाल नहीं है। चलिए, तो राज्यपाल की बात करेंगे। इनकी जो नियुक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा होती है, इनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है। उद्देश्य देखिए तो ये सुनिश्चित करना कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के नियम के अनुसार चले, ठीक है। शपथ इनको कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। और अब बताइए, क्या राज्यपाल की भी कोई शपथ होती है क्या? बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, अब हम लोग विधानसभा और विधान परिषद देख लेते हैं। हालांकि मैंने बता ही दिया है कि जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है और जो विधानसभा है वो निम्न सदन होता है। विधानसभा के मेंबर्स को हम और आप चुनने जाते हैं, जबकि ये जो विधान परिषद है ये तो भाई प्रतिनिधि के द्वारा होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये हर राज्य में होती है, यहाँ जनता के द्वारा चुने जाते हैं एमएलए, ठीक है। वहीं जो विधान परिषद है ये भारत के केवल और केवल 6 स्टेट्स में है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देखिए केरला नहीं, कर्नाटका में भी है, ठीक है, और तेलंगाना में भी है, ठीक है। चलिए, कुल टोटल 6 स्टेट्स में है। फिर से बता देती हूँ अब तक मुंह करके, ताकि आप याद रखें ना, पता चला कि गलती हो रही है, वहाँ पूछ लिया गया तो आ ही नहीं रहा है। तो आज से देखिए, आंध्र प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, टी से तेलंगाना, ए से हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। लगता है हमने आंध्रा को दोबारा रिपीट कर दिया, तो दोबारा नहीं रिपीट करना है, ठीक है। आंध्रा एक ही बार। के से हो जाएगा कर्नाटका, यम से महाराष्ट्र, यू से यूपी यानी हमारा यूपी, ठीक है। तो इसमें एक ए और एच, ये थोड़ा मतलब कि एडजस्ट करने वाला है ना, तो कि 6 ही टोटल है। फिर से बता रही हूँ, ए से हो जाएगा आंध्रा, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटका, यम से महाराष्ट्र और यू से हमारा यूपी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, विधान परिषद यानी कि राज्यों का उच्च सदन। और अगर कोई विधान परिषद का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30+, ठीक है। चलिए, तो हाँ, इतना ही इम्पोर्टेंट था। चलिए, और हाँ, एक चीज़ जो मेन बात है वो क्या है कि जो विधान परिषद है ना ये स्थायी सदन होता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में जैसे लोकसभा भंग होती है, जैसे विधानसभा भंग होती है, वैसे भंग हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, इसे हमारे केंद्र में मतलब कि राज्यसभा है, सेम वैसी ही प्रक्रिया आपको विधान परिषद के राज्यों में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ख़त्म किया जा सकता है लेकिन ये भंग नहीं होता है, स्थायी होता है। प्रेस वार्ता की बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये सरकार के कामों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए जो मंत्री वगैरह हैं वो अपना प्रेस वार्ता करते हैं, जहां अखबार और चैनल के लोग सवाल पूछते हैं। आते हैं ना, मंत्री जी बताइए इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, तो एकदम माइकिया मुंह में घुसा देते हैं मीडिया वाले, वही वाला चीज़ है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेस वार्ता। खैर, आगे देखिए, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मैंने अभी बता दिया कौन करते हैं। बताइए, क्या प्रधानमंत्री करेंगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, अभी मैंने बताया कि हमारे जो मतलब कि राज्यपाल हैं वो, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। चलिए, अब एक और पॉइंट आ रहा है, वो है मार्केट्स एंड लिवलीहुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाजार के सबसे पहले तो आप प्रकार देखिए, जैसे आपने देखा होगा ना, गाँवों में लगती है साप्ताहिक बाजार, तो हमारे यहाँ जैसे गाँव में 2 बार हालांकि बाजार लगती है, तो उसको तो नहीं कहेंगे साप्ताहिक। साप्ताहिक का मतलब है कि कम से कम सप्ताह में केवल और केवल एक ही बार लगना चाहिए, तभी तो हुआ ना साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार। हमारे गाँव से थोड़ी दूर पे एक जगह है कमासिन। अब देखो, मैं तो आपको एकदम एज इट इज़ बता दे रही हूँ भैया कि यहाँ की हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे फिलहाल के लिए। तो कामाक्षा देवी का मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे सप्ताह में एक ही बार बाजार लगता है, मतलब कि केवल और केवल सोमवार को, ठीक है। तो आप याद रखना, ये जो साप्ताहिक बाजार है ये सप्ताह के केवल और केवल एक निश्चित दिन पर ही लगता है। विशेषता क्या होती है, तो यहाँ की जो दुकानें हैं वो अस्थायी होती हैं, शाम को सब अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, लेके चले जाते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि सामान यहाँ सस्ता मिल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं सामान सस्ता मिलने के पीछे का कारण ये है कि वहाँ की जो सामान है उसकी क्वालिटी ख़राब होती, क्वालिटी नहीं ख़राब होती। दुकानदारों को ना अपने रूम का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों का जो वेतन वगैरह है वो सब नहीं देना होता, इस वजह से यहाँ पे जो है सामान सस्ते मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब आप जाते हैं किसी रूम में, वहाँ पे जो सामान लेते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नहीं ऐसा नहीं है। अब अगर सेम चीज़ आपको रोड पे मिल रही है और वहाँ भी मिल रही है तो एक ही जैसी होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी। लेकिन जो
रूम में बैठे हुए हैं, बड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें देना पड़ता है। आप देखिए कितनी सारी सुविधाएँ आपको देते हैं, मैडम मैडम आइए आइए। दो वो जो 4 लोगों को रखे हुए हैं, 4 लोग आपकी डिमांड को फटाफट फुलफ़िल कर रहे हैं। एक इधर दिखा रहा है, दूसरा वाला मैम ये वाली वैरायटी देखिए। तो ये जो वहाँ पे दिखाने वाले लोगों को रखा गया है ना, मैम पानी भी पी लीजिए। अच्छा ठीक है, ये नहीं पसंद आ रहा, रुकिए दूसरा लाते हैं। तो इनको भी तो पैसा-वैसा देना है ना, और जिस आलीशान रूम में आप प्रवेश किए हैं, उसका किराया, बिजली का बिल, ये सब भी तो देना है। इस वजह से वहाँ के जो सामान होते हैं वो सामान्यतः नहीं हमेशा ही महंगे होते हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जो फेरी वाले हैं और जो साप्ताहिक बाजार वाले हैं उनका बच जाता है, इस वजह से सामान थोड़ा सस्ता हो जाता है। और एक चीज़ है जो आप यहाँ कर सकते हैं, वो है बार्गेनिंग, ठीक है। अगर दुकान वाला कह रहा है कि भैया ये वाला सामान 1000 का है, तो आप क्या बोलेंगे, 300 देगा कि नहीं? तो ये जो 300 देगा कि नहीं आता है ना, ये उस बड़ी दुकान में जो रूम फिक्स करके रखे हुए हैं वो तो पहले से लिखवा रखते हैं ना कि भैया मोल भाव नहीं किया जाएगा, एक दाम उचित दाम। तो वहाँ नहीं कर सकते, पर यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो मोल भाव की कुल मिला करके संभावना यहाँ रहती है, कपड़े सस्ते भी कपड़े ही नहीं, हर सामान सस्ता वगैरह भी मिल जाता है। चलिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे या मॉल वगैरह, तो हम सबको पता है यहाँ दुकानें फिक्स होती हैं, मतलब पक्की दुकानें होती हैं, ब्रांडेड सामान मिलता है, महंगा होता है, और मोल भाव की तो कोई संभावना ही नहीं। हालांकि मैंने आज तक कभी मॉल वगैरह को देखा नहीं है, मतलब सामने से नाम ही सुना है कि मॉल ऐसा होता है, मॉल वैसा होता है। ठीक है, आप लोग बताएं जो लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हों, अमीर लोग जिनको मॉल के अलावा कहीं के कपड़े ना अच्छे लगते हों। ठीक है, चलिए चेन ऑफ मार्केट्स की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। सामान हम तक आखिरकार पहुंचता कैसे है, इसी को हम कहते हैं चेन ऑफ मार्केट्स। जैसे अगर आप सपोज दैट एक सूती कपड़े की कमीज पहने हुए हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस है वो शुरू कहाँ होता है, तो आपको पता है कहाँ शुरू होता है? हमारे आपके यहाँ, तो मेरे यहाँ मैं ये कहूँगी क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, तो हमारे यहाँ खेती किसानी होती है। अब ये बात अलग है कि कपास नहीं उगाते हमारे पापा, तो यहाँ की मिट्टी भी वैसे नहीं है दरअसल। तो देखिए कपास सबसे पहले किसान जो है ना वो कपास का उत्पादन करेगा, फिर उसको व्यापारियों को बेचेगा, व्यापारी उसको मिल में ले जा करके क्या करेंगे, जाहिर सी बात है रुई से उसका जो मतलब कि बीज होता है उसको अलग करेंगे, फिर उससे धागा वगैरह बनेगा, धागा बनने के बाद फिर वो कप मतलब कि उस धागे से कपड़ा वगैरह बुना जाएगा, और कपड़ा बुनने के बाद फिर किसी दुकानदार के पास आएगा और उस दुकानदार से हम और आप जाके खरीद लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मतलब कि किसी एक उत्पाद के कंज्यूमर तक पहुंचने का, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, तो ये खेत या फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो, फिर हम देखेंगे थोक व्यापारी यानी होलसेलर, तो एक बड़ी मात्रा में सामान खरीदने वाला जो काम है, जो बेचते हैं ना, कहते हैं ना होलसेल में बेच रहे हैं भैया, ले जाओ एक साथ, मतलब 20-30 दर्जन, मतलब 20-30 दर्जन कपड़े ले जाओ इकट्ठे, एक कपड़ा नहीं बेचेंगे हम आपको, ठीक है। जैसे सब्जी 100 किलो इकट्ठी बेची जाती है मंडी में, देखिए ना सब्जी ऐसे ही तो बिकती है, वहाँ आप जा करके कहेंगे भैया एक पौवा टमाटर दे दो, तो कहेंगे यहाँ क्या करने आए हो मंडी में, जाओ गांव में खरीदो। ठीक है, तो कुल मिला के थोक व्यापारी इस तरह से सामान बेचते हैं। खुदरा व्यापारी की बात करेंगे तो इन्हीं को कहा जाता है रिटेलर। तो ये थोक व्यापारी से मतलब थोड़ा सा सामान खरीदते हैं, फिर हमारे और आप तक बेचने का काम करते हैं, यानी कि कंज्यूमर तक जो लास्ट प्रोडक्ट पहुंचाने का काम है वो किनका होता है, इन्हीं खुदरा व्यापारियों का होता है, जैसे हमारे और आपके मोहल्ले में दुकानदार या फेरी वाले। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि दादन व्यवस्था क्या है, तो पुटिंग आउट सिस्टम फटाफट देखिए। तो ये बुनकरों और व्यापारियों के मध्य एक व्यवस्था है, विशेषकर जो तमिलनाडु का इरोड का कपड़ा बाजार है वहाँ पे व्यापारी का काम क्या होता है, तो ये बुनकर को कच्चा माल दे देते हैं, यानी कि सूत दे देते हैं, और बुनकर क्या करते हैं, तो उस सूत को कपड़ा में यानी तैयार माल में बना करके उसे फिर से व्यापारी को दे देते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है, तो बुनकर को ये चिंता नहीं है कि कल को उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। ठीक है, लेकिन समस्या क्या होती है, इनको नुकसान क्या होता है, तो बुनकर पूरी तरह से व्यापारी पर ही निर्भर रहता है, व्यापारी उसे बहुत कम पैसा देता है, और बुनकर को पता भी नहीं होता कि उसका कपड़ा एग्जैक्टली जो उसने 200 में बेचा हुआ है उसको व्यापारी ले जा करके 1800 में बेच लेगा। ठीक है, तो ये इनको नुकसान होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के साथ होता है, हम लोग जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं अगर खेती के अलावा भी छोड़ दें तो छोटा मोटा यूँ डेयरी वाला काम चल जाता है ना, जैसे जानवर हैं तो जाहिर सी बात है दूध वूध तो निकालेंगे, तो दूध निकालते हैं हम लोगों के यहाँ। अभी का जो दूध का रेट है वो 36 रुपये पर लीटर है। ठीक है, 36 रुपये पर लीटर। आप समझिए कितना नुकसान होता होगा। आप जो लोग शहर से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, मैं बता रही हूँ कि वो लोग बहुत कम अगर दूध खरीद रहे होंगे तो 70 से 80 रुपये लीटर खरीद रहे होंगे। ठीक है, 70 से 80 रुपये लीटर। लेकिन अब क्या करें,
हम वहाँ तो नहीं पहुँचा सकते ना, तो हम लोगों को मजबूरी में आधे दाम पे अपना जो सामान है वो बेचना पड़ता है। तो ये समस्या होती है, यही समस्या आप देखिए दादन व्यवस्था में हो रही है इन मतलब कि गरीब जो बुनकर हैं उनके साथ, ठीक है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये दादन व्यवस्था संबंधित किससे है, तो आप याद रखना किसान वगैरह से नहीं, बुनकरों से संबंधित है। वरना पता चला आपको सब कुछ बता दिए, पूरी रामायण खत्म हो गई, आपको यही नहीं पता चल रहा आखिर ये संबंधित किससे है, तो याद रखना बुनकरों से संबंधित है। चलिए आगे देखिए। अब कुछ केस स्टडीज़ दी गई हैं हमारी मतलब एनसीईआरटी में, जिनसे ना पेडागोजी वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रामीण आजीविका कलपट्टू गाँव तमिलनाडु। तो देखिए वहाँ पे एक बच्ची नहीं कहेंगे, मतलब एक महिला है तुलसी, भूमिहीन मजदूर हैं और ये अपना मतलब कि इनका जो जीवनचर्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ये रामलिंगम एक बड़े मतलब कि लैंडलॉर्ड हैं, उनके खेत में सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, बहुत कम मजदूरी पाती है बेचारी। ऐसे ही शेखर जो कि एक छोटा किसान है, इसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, ये बीज और खाद के लिए व्यापारी से पैसा उधार लेता है और यही कारण है कि मजबूरी में उसको अपनी फसल उसी व्यापारी को बेचनी पड़ती है। ये जैसा कि मैंने अपना भी एग्जांपल दिया हुआ है पहले भी, कि हम लोगों के साथ भी यही होता है। हम लोगों को भी मतलब योगी जी ने जब से साँड़ छोड़ दिया है, इतना भी उत्पादन नहीं हो पाता है कि आपका पूरे साल भर का खर्चा चल सके, ठीक है। उसमें बेचना तो दूर की बात है, आप साल भर का खर्चा भी नहीं पूरा कर पा रहे हो। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ जानवरों के लिए चारा खरीदना पड़ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि हमारे पास खेत नहीं, हमारे पास बढ़िया खेत है, भगवान का दिया हुआ खेत है हमारे पास, लेकिन हम उसमें जो भी चीज़ें उत्पादन करने के लिए लगाते हैं, उसको योगी बाबा के साँड़ सब खत्म कर देते हैं। तो कटने की जब बारी आती है तो 5 बीघे में मिलता है 5 बोरी। तो फिर इस वजह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चारा खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो समस्या है ना, ये समझिए, ठीक है? उत्पादन उतना हो नहीं पाता, फिर बेचारे का पूरा जीवन क्या करना पड़ता है, पूरा जब अगली फसल जब तक होगी तब तक उधार ले लेकर के मतलब कि जो महाजन वगैरह होते हैं, राशन कुछ भी नहीं करिएगा, राशन तो लेना पड़ेगा ना घर का, राशन लेकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। दोबारा जब फसल होगी तो फिर वही समस्या, योगी बाबा के साँड़ खा गए, फिर आप जो बचा हुआ है उसी को दोगे जिससे आपने राशन वगैरह लिया है। तो ये भैया गरीबी का दुष्चक्र है कुल मिलाकर के, ठीक है? आगे देखिए। वहीं कुछ होते हैं रामलिंगम जैसे बड़े किसान, जिनके पास 20 एकड़ ज़मीन है, ठीक है? और एक चावल की मिल भी है और ये गाँव के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अब समझिए ना, 20 एकड़ ज़मीन, गाँव में मतलब मिल वगैरह भी है, गाँव के आधे मज़दूरों को तो खुद ही रोज़गार दे रहे हैं, तो भाई अमीर तो कहलाएँगे ही ना। तो ये केस स्टडीज़ आती हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात ना मतलब कि ये असमानता को लेकर के भी आ जाएगी कि हमारे देश में कितनी असमानता है। जहाँ एक तरफ ऐसे गरीब किसान भी हैं जिनके पास मतलब बिल्कुल भी खेती नहीं है, मतलब एकदम भूमिहीन है, दूसरों के खेतों पे काम करने को विवश हैं। वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं रामलिंगम जैसे, जिनके पास मतलब जहाँ तक देखा आपने या इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है? चलिए, जो शहरों में आजीविका, तो ये गाँव में इस तरीके की ज़िंदगी है, ये हमने देखा। अब हम देख लेते हैं आखिरकार जो शहर हैं, उनमें आजीविका के क्या साधन हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेबर चौक क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा चौराहा या एक ऐसी जगह जहाँ पे जो आदमी हैं वो जाके बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, उनको ले चलेगा और पूरे दिन काम कराएगा और उनको पैसा देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या मिलते हैं, दिहाड़ी मज़दूर मिलते हैं, यानी कि दिन भर काम करने वाले मज़दूर मिल जाते हैं। तो शहरों में अक्सर ये मतलब शहरों में ही देखने को मिलता है कि जहाँ पे दिहाड़ी मज़दूर जैसे मिस्त्री हो गया, पेंटर हो गया, सुबह अपने औज़ार लेकर के बैठे रहते हैं, काम का वेट करते रहते हैं। इनकी नौकरी कैसी होती है? अस्थायी होती है, ठीक है? अगर सपोज़ दैट कल को कुछ हो गया, तो फिर इनके पास खाने को भी लाले पड़ जाएँगे। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि अगर कुछ हो भी गया ना, तो आपको पेंशन वगैरह भी मिलती रहेगी, ठीक है? लीव भी मिल जाता है। आगे देखिए, अस्थायी कर्मचारी, जो लोग दफ़्तरों में काम करते हैं, उन्हें छुट्टियाँ और पीएफ मिलता है। तो थोड़ा अस्थायी कर्मचारी अगर रहें तो ज़िंदगी ठीक चलती है। चलिए क्वेश्चन देखिए कि दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और व्यापारी के बीच क्या रास्ता होता है, बताइए। तो वही बताया था अभी ना कि व्यापारी जो है वो बुनकरों को कच्चा माल देते हैं और उनसे तैयार माल कम दाम पर वापस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इतने टॉपिक्स हो गए। अगर अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो प्लीज़ हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे जन सुविधाएं और सामाजिक न्याय। पहले तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ही देख लेंगे, क्या है तो पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, बस इस तरह की जो मतलब कि ज़रूरी चीज़ें हैं उससे संबंधित है ये, ठीक है। ज़िम्मेदारी क्या है, तो हमारा जो संविधान है उसके अनुसार ये सुविधाएं मुहैया कराना ज़िम्मेदारी होती है सरकार की। प्राइवेट कंपनियां इन्हें मुनाफे के लिए चलाती हैं और यही कारण है कि गरीब लोग इनका खर्चा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। पानी के अधिकार की बात करेंगे, राइट टू वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, ठीक है,
मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो हमें आज़ादी मिलती है, जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स, इसके तहत आपको स्वच्छ पानी मिले, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसका मतलब है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को ये मूलभूत आवश्यकता जो है वो पूरी होनी चाहिए कुल मिलाकर के। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कई बार हमारे एग्जाम में बना हुआ है, बन सकता है। ये सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। घटना कब की है? 2 दिसंबर 1984 में आधी रात को कई मतलब कि जो मजदूर हैं या काम करने वाले जो लोग हैं वो बेचारे रात में सो रहे थे। दोबारा उनकी आंख नहीं खुली। क्यों? क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड है जो कि एक अमेरिकी कंपनी थी, उसमें कीटनाशी जो दवा वगैरह है वो बनाया जाता था और वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब इसमें साइनाइड लिखा हुआ है, अगर आपको साइनेट लिखा मिले तो आप उसको भी मारिएगा, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक बहुत ही जहरीली गैस का रिसाव होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसके पीछे का कारण क्या था कि कंपनी जो है ना उसने सुरक्षा के इंतजाम अच्छे से नहीं कर, उसको पता था कि इसमें कुछ खराबी है, बावजूद इसके उसको इससे क्या मतलब है कि जो गरीब मजदूर हैं उनकी जान चली जाएगी, नहीं, ठीक है। पैसा बचाने के लिए उसने इस पे ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे लोग बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो न्यूनतम मेहनताना कानून है यानी मिनिमम वेजेस एक्ट, इसकी बात करेंगे तो सरकार के द्वारा ये तय किया जाता है कि मजदूर को एक निश्चित राशि मिले, कम से कम इतनी तो मजदूरी मिले कि उनका पेट पल सके। ऐसा नहीं कि दिन भर काम कर रहे हैं, मजदूरी इतनी मिल रही है कि उनका एक दिन का भी खर्चा नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए ये न्यूनतम मेहनताना कानून लाया गया है और ये कानून जो बेचारे मजदूर जिनका सालों से हजारों सालों से बहुत शोषण हुआ था उनको शोषण से बचाने के लिए है, ठीक है। इन्फोर्समेंट क्या होता है? तो कानून बनाना काफ़ी नहीं है, उसे लागू कराना ये महत्वपूर्ण होता है और ये सरकार की ही ज़िम्मेदारी होती है। भोपाल गैस त्रासदी यही कारण हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ सुरक्षा कानून जो मतलब कि बहुत ढीले थे। मतलब कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन उनका जो प्रवर्तन है ना वो बहुत ढिलाई से होता है। हमारे यहाँ कानूनों की कमी नहीं है, उसको लागू नहीं ढंग से किया जाता। चलिए क्वेश्चन देखिए फटाफट। कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया? आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी कि मेजर जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो देख लीजिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि नई जो एनसीईआरटी आई है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को नाम क्या दे दिया गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। चलिए हड़प्पा की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हड़प्पा। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम जो खोजा गया स्थल है वो यही है। ये खोजा गया सबसे पहला शहर था और यही कारण है कि इस पूरी सभ्यता को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। कहाँ पे है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे अनाज वगैरह को स्टोर किया जाता था, ठीक है। फिर हम देखेंगे, वैसे और भी स्थल हैं लेकिन चूंकि ये आज चौथा वीडियो है तो 2-3 वीडियोस में हम और सारी चीज़ों को बताते आए हैं। हमारी जो एनसीईआरटी है ना उसमें कुछ मतलब कि ऐसे बॉक्स बना करके जानकारियाँ दी रहती हैं। मैंने देखा हुआ है कि उससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इस वजह से मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। सबसे पहले चोल जो अभिलेख है उसमें भूमि के प्रकार देख लेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को जो चोल राजाओं के द्वारा मंदिरों को दान में दिया जाता था उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, और वो क्या है तो उसी को हम लोग फटाफट देखेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के जो चोल शासक हैं उन्होंने मंदिर और ब्राह्मणों को जो कुछ भी दान में दिया, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, उन सबको अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे आप देखिए वेलन वगई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल से भी इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी हैं इनकी जो भूमि है उसको कहा जाता था वेलन वगई। ब्रह्मदे, तो ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी वो थी ब्रह्मदे। शाला भोग क्या है? तो किसी विद्यालय या स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था शाला भोग। अब भूमि का क्या, विद्यालयों का रख रखाव वो भूमि करेगी नहीं, उससे जो टैक्स वगैरह निकलेगा ना वो पैसा खर्च होगा इसके रख रखाव में, ठीक है। देवदान, तो मंदिरों को उपहार में जो दान में दी जाती थी कि ले जाओ भैया मंदिर को उपहार में दे दिए भूमि, वो है देवदान। और बचा हमारा क्या? पल्लित चंदन, ठीक है। तो जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती थी वो है पल्लित चंदन, ठीक है। चलिए तो ये चारों पांचों आपको याद रखना है। कुछ हमारे यहाँ, कुछ नहीं, बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, इनके बारे में ही देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो अल-बरूनी को देखिए, ठीक है। कहाँ से आया था? ख्वारिज़्म यानी उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था। महमूद गज़नवी इसको अपने साथ लाया था। इसके द्वारा एक किताब लिखी गई, किताबुल हिंद, ठीक है। और इसमें इसने भारत के तालाबों और संस्कृति की तारीफ़ की। संस्कृति क्या? संस्कृत भाषा? अरे नहीं, हमारे कल्चर की बात हो रही है। चलिए, एक चीन से बौद्ध यात्री आया, बौद्ध यात्री इट मीन्स बौद्ध धर्म के लिए आया, नाम क्या था? फाशियान, ठीक है। बाद में फिर ये पैदल चीन वापस गया था, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर देखिए श्वेनसांग, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया और इसने नालंदा में पढ़ाई भी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो प्यारा यूपी है वहाँ एक स्टेट है कन्नौज, स्टेट नहीं कहेंगे दरअसल उसको जिला कह देंगे, जिला कन्नौज या फिर स्थान समझिए, बहुत ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना। तो क्योंकि आज वो स्टेट वगैरह में है ना, पहले तो वो कन्नौज के ही नाम से जाना जाता था, उसका अपना ही एक मतलब कि रुतबा था। तो आप देखिए गंगा घाटी में कन्नौज ये बहुत ही उपजाऊ नगर हुआ करता था, बहुत महत्वपूर्ण था और इसको जीतने के लिए 3 वंश के शासक मतलब लड़ते-लड़ते एकदम पगला गए। अंत में तीनों को ही हटा करके दूसरा कोई आकर के यहाँ मज़ा करता है, ठीक है? तो कौन-कौन है जो सदियों तक इस पे झगड़ा करते रहे कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए? तो याद रखना गुर्जर, प्रतिहार और गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ठीक है? इसी वजह से चूँकि 3 वंश के शासक इसमें कट मर रहे थे और यही कारण है कि इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। किस जगह के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? आप याद रखना कन्नौज, कौन-कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे फणम, इसी को फणम भी कहा जाता है, वरना आप कहें फनम तो लिखा नहीं, सनम क्यों नहीं लिख दिया तो फणम भी इसको कहते हैं। ये 12वीं सदी का एक छोटा सोने का सिक्का हुआ करता था, केरल यानी कि दक्षिण भारत में चलता था फणम, तो आप याद रखना कि क्या है ये, सोने का सिक्का हुआ करता था केरल में। सार्थवा, प्राचीन काल में व्यापारियों के काफिले यानी कि जो कारवां के नेता हैं उनको कहते थे सार्थवा। फिर देखिए श्रेणी, शिल्पकार और व्यापारियों का संघ यानी जो कि बैंक वगैरह का भी काम करते थे, इन्हें श्रेणी कहा जाता था। दीकू मैंने बताया हुआ है, आदिवासी लोग अपने जगहों के बाहर के जो लोग थे, चाहे वो महाजन हो चाहे अंग्रेज हो, इनको क्या कहते थे, दीकू। बुरंजी क्या है ये भी याद रखना आप। तो जो अहोम लोग हैं यानी कि जो असम में अहोम जनजाति थी, वहाँ के ऐतिहासिक दस्तावेज पहले ये अहोम भाषा में लिखे गए, बाद में फिर इसको असमिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया फिर देखिए रोसेस्टा स्टोन क्या है, तो रोसेटा स्टोन जो है इसकी बात करेंगे तो मिस्र, इजिप्ट में एक पत्थर मिला है जिस पर 3 अलग-अलग भाषाओं या लिपियों में एक ही बात लिखी थी, वही है रोसेटा स्टोन। और इससे विद्वान ने अज्ञात लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई, जैसे राजा के लिए वहाँ पे जो शब्द मतलब कि डिनोट किया गया है वो एक चित्र है शेर, ठीक है? मैंने ये सारी की सारी चित्र वगैरह अपने रेगुलर क्लासेस में दिखाया हुआ है। फिर देखिए और हाँ, अगर आप किसी को ये लग रहा हो ना कि ये सब मैंने पढ़ाया नहीं है तो वो गलत सोच रहा है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। मैंने रेगुलर जिस दिन से मतलब कि हमारा ये सीटेट का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बिल्कुल भी ड्रामा नहीं किया कि अरे फॉर्म भरने में ये करो, वो करो। मुझे पता था वो तो सब आप कर ही ले जाएँगे। मैं उसी दिन से रेगुलर क्लासेस में लग गई थी क्योंकि मुझे पता था एसएसटी का सिलेबस है बहुत बड़ा और इसको कवर करने में बहुत मतलब हाथ-पैर फूलेंगे। लेकिन लोगों ने देखा नहीं तो हमारी उसमें क्या गलती है? तो कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब करवाया ही नहीं, मैंने सब करवाया हुआ है। चलिए डिटेल में करवाया हुआ है, एनसीईआरटी की एक-एक लाइन कवर कराई है। चलिए अशोक के स्तंभ की बात करेंगे, तो हम जिन शेरों को आज अपने नोट में देखते हैं ना, वो मतलब कि आज ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल गए थे, उनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थर को काट करके बनाया गया और सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित करवाया गया है और यही तो है अशोक का जो धम्म, ठीक है? अशोक के धम्म का ये क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है कुल मिलाकर के। अशोक का धम्म ये नहीं है, अशोक के धम्म का प्रतीक है कुल मिलाकर, शाइन है, सिंबल है। आगे देखिए। कहा जा रहा है कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित जो सालाभोग भूमि है उसका संबंध किससे है? फटाफट बताइए। तो आप साला को ना पाठशाला से कनेक्ट कर लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो विद्यालय के रख-रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी वो थी हमारी शाला भोग। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एग्रीकल्चर तो खेती करना या फसल उगाना, सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन या रेशम की कीड़ों का जो वाणिज्यिक पालन है वो होता है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, यानी कि मछली पालना तालाबों में। फिर देखिए विटिकल्चर अंगूर की खेती, इसी को द्राक्षा कृषि लिख करके आता है कंफ्यूज करने के लिए। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो उद्यान कृषि यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो आप सब्जी फूल या फल उगाते हैं उन्हें हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। आगे देखिए एक पॉइंट है जिससे हमारे ईवीएस तक में क्वेश्चन बनता है, जल और महासागर, ठीक है, लवणता सैलिनिटी। तो 1000 ग्राम पानी में मौजूद जो नमक की मात्रा होता है उसी को हम कहते हैं लवणता। और आप देखिए महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 35 भाग प्रति हजार होती है। सबसे जो खारा पानी है वो किसका है, मैंने बताया हुआ है मृत सागर, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा तुर्की का वान झील, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में भैया मृत सागर ही दिया गया है, ठीक है, मृत सागर, ठीक है। तो याद रखना जो डेड सी है वो सबसे ज़्यादा खारा है। इवन इतना ज़्यादा खारा है, इतना ज़्यादा सघन है कि अगर कोई व्यक्ति इस पे सोचे कि हम डूब जाएंगे तो नहीं, वो मतलब उस पे तैरता ही रहता है, उस पे डूबेगा नहीं कुल मिला करके, ठीक है। चलिए कहाँ पे है, तो इजराइल में है। 300 ग्राम प्रति लीटर में, मतलब कि 1000 लीटर में 340 ग्राम आप देखिए नमक की मात्रा मिलती है। खासियत मैंने बता ही दिया। चलिए
सुनामी की बात करेंगे तो ये जापान का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए, पोताश्रय तरंगे, इस तरह से लिखिए, पोताश्रय तरंगे, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्योंकि सुनामी आने पर जो बंदरगाह हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यही कारण है इस चीज़ को पोताश्रय तरंग कहा जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सब बॉक्स में चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी में, वहीं से मैंने ये सब उठाया हुआ है। विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपात भी दिया हुआ है, जैसे एंजल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। वहीं जो नियाग्रा जलप्रपात है ये यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है, उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में समझिएगा, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे है। फिर जो विक्टोरिया जलप्रपात है, याद रखिएगा, अफ्रीका में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, पता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये जो यूपी में आरओ का एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2024 को, 7 या 11 फरवरी जब भी हुआ था, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में। चलिए, डॉल्फिन की बात करेंगे तो डॉल्फिन का जो लोकल नाम है वो है सूसू, ठीक है। क्या है? सूसू, सुसु आई नहीं, वो नहीं, सूसू, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी में एक खास डॉल्फिन पाई जाती है, इसको स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है। सूसू का अर्थ होता है अंधी डॉल्फिन, ठीक है। एनसीईआरटी में यही लिखा है भैया कि सूसू का मतलब होता है अंधी डॉल्फिन। अब कोई और आके ये मत कहिएगा कि ये कोई टुक टुक की आवाज़ करती है इस वजह से इसको सूसू कहा जाता है, क्योंकि हम केवल और केवल एनसीईआरटी को ही सोर्स के रूप में फॉलो करते हैं। अगर देखिए, अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में समझिए कि ये डॉल्फिन है, तो इसका मतलब है कि वहाँ का पानी अभी शुद्ध है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि इसकी जो मौजूदगी है वो बताती है कि गंगा का मतलब कि जो नदी है उसका पानी कितना शुद्ध है, क्योंकि ये गंदे पानी में मर जाती है। चलिए, अगर हम लोग पृथ्वी और अंतरिक्ष की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश की गति तो देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पे आने पे कितना समय लगता है? 8 मिनट, कुछ सेकंड भी लगते हैं, लेकिन 8 मिनट ही मोटा मोटा याद रखिए। मानव निर्मित एक उपग्रह इनसैट और आईआरएस, ठीक है, और एडुसैट, ये शिक्षा के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी गया है एक आध बार। फिर देखिए, अब ये मत कहिएगा कि मानव निर्मित केवल एक ही उपग्रह, अरे भैया बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया है उसको आप बस देख लीजिए। हम लोग पर्यावरण और परिवहन की बात करेंगे तो मनाली लेह जो राजमार्ग है ये हिमालय में है और विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सड़क मार्गों में से एक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो शब्दों को पकड़ते हैं बहुत सारे लोग ना, बहुत ज़्यादा शब्द पकड़ते हैं हमारे फिर देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे है, ठीक है, यानी कि रेल मार्ग है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्तोक का तक। चलिए, साइट्स की बात करेंगे तो ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उद्देश्य क्या होता है? तो मतलब कि फ्लोरा और फौना, इनका संरक्षण करना कुल मिला करके, ठीक है, यानी कि इनका अवैध रूप से मतलब कि व्यापार ना हो। चलिए आगे देखेंगे, चट्टान और खनिज देख लेते हैं फटाफट। तो ये सब मतलब कि केवल और केवल वन लाइनर टाइप की इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है। फिर देखिए, सबसे गहरी खान दक्षिण मतलब अफ्रीका में है, सोने की खोज में 4 किलोमीटर की गहराई तक इसको खुदाई हो चुकी है। स्विट्जरलैंड, यहाँ आज तक कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं मिला हुआ है। और वहीं अगर हम जीवाश्म की बात करें यानी फॉसिल्स की बात करें तो आपको पता है ना कि कौन से चट्टानों में मिलते हैं जीवाश्म? बताइए जरा कमेंट करके, मैंने बताया हुआ है। तो शैलो यानी पत्थरों की परतों में दबे जो मृत पौधे और जंतु हैं, इनके अवशेष को हम क्या कहते हैं? मिल गया, जीवाश्म कहते हैं। सामने लिखा है कि ये अवसादी शैल में मिलते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है? विटिकल्चर कह रहे हैं सब्जी की खेती, बिल्कुल नहीं, विटिकल्चर तो अंगूर की खेती हो जाएगा ना। पीसीकल्चर रेशम उत्पादन नहीं होगा, सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम उत्पादन, ठीक है, सी सही है। चलिए, सिविक्स से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उसको फटाफट देखेंगे। तो पटवारी, समझ रहे हैं ना, पटवारी हमारे यहाँ लेखपाल उन्हीं को कहा जाता है। तो गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ का बताया कि लेखपाल कहते हैं, कहीं कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं कहीं कानून को, कहीं कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कहीं कर्मचारी। इनके पास ना रिकॉर्ड होता है जो मतलब कि जमीन वगैरह है, उसको कहते हैं खसरा, ठीक है। तो पटवारी जिस रजिस्टर में जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? खसरा, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसमें क्या था, मतलब जब तक ये नियम नहीं आया था उसके पहले जो पुराना नियम था वो था कि पहले हिंदू महिलाओं को परिवार की यानी कि जो कृषि भूमि है उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन है वो बेटों में बांट दी जाती थी। पर इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के आने के बाद अब बेटे बेटियों और उनकी माँ में जो जमीन का हिस्सा है वो बराबर बढ़ता है और ये कानून सभी राज्यों में लागू है, ठीक है। चलिए,
टीएमएस की बात करेंगे यानी तवा मत्स्य संघ कहाँ से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा यानी सतपुड़ा के जंगल से संबंधित है। कारण क्या है कि 1994 में जब तवा डैम बना तो वहाँ के जो लोग हैं उनको विस्थापित होना पड़ा। सरकार ने मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, यानी निजी ठेकेदारों को दे दिया। इस कारण जो गाँव है, गाँव के लोग थे ना, तो उनको रोजगार मिला और ऊपर से वहाँ से भगा भी दिया गया। तो जाहिर सी बात है कब तक अन्याय सहेंगे। तो आप देखिए गांव वालों ने तवा मत्स्य संघ बनाया और चक्का जाम कर दिया। जीत हुई फिर इनकी, अंततः सरकार ने हार मानी। 1996 में गांव वालों को बांध में मछली पकड़ने का अधिकार वापस दे दिया गया और ये सहकारी समिति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बना टीएमएस। ठीक है, चलिए कोस्टा रिका का तरीका देख लीजिए। क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि चलो बताओ वो कौन सा जगह है जो अपने मतलब नागरिकों को उनकी हेल्थ को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो याद रखना कोस्टा रिका जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। निर्णय तो कई साल पहले इन्होंने ये तय किया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। फायदा क्या हुआ कि सेना पर जो पैसा खर्च होता वो यहाँ के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पर खर्च किया गया। ठीक है, आगे देखिए रोजा पार्क्स की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया। घटना 1 दिसंबर 1995 की है, सॉरी करें 95, ठीक है सॉरी, 1 दिसंबर 1955 को अमेरिका यानी यूएसए में एक अफ्रीकी अमेरिकी ये महिला थी रोजा पार्क्स, और वहाँ पे इस टाइप का नियम था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति आ जाए तो कोई काला व्यक्ति अगर है तो उसको अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी, क्योंकि गोरे वाला जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप का है, बेचारा थक जाएगा खड़े खड़े, तो उनको लिए सीट छोड़ दो। अरे मारो लाते ही लात, वही हुआ भी यहाँ पे ठीक है। तो रोजा पार्क्स ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम पहले से बैठे हुए हैं, हम नहीं हटेंगे। ठीक है, और उन्होंने यही किया, हटे नहीं फिर वहाँ से, और फिर क्या हो गया, आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन किया तो बाहर जाहिर सी बात है नतीजा क्या निकला कि उनके इस इनकार से एक विशाल आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसे किस नाम से जाना गया, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से। अंततः फिर 1964 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया नागरिक कानून अधिनियम या नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो पहले भेदभाव हुआ करता था उसको खत्म किया। ठीक है, चलिए ये देखिए खबर लहरिया, तो जो हमारा मीडिया है उसको तो वो वही खबरें मतलब कि मज़ेदार लगती है ना, जो दूसरों के घर में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन किसको धोखा दे रहा है, या योगी जी जो है कौन से नाई से अपना बाल छिलवा रहा है, कुल मिलाकर के उसको ना एकदम चटकती टाइप की दमदार किस्म की जो खबरें होती हैं उससे मतलब रहता है। जो आम जनमानस है उसकी खबर को, उसको बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। जहाँ से उसको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, जिन खबरों को लोग देखेंगे और उसका टीआरपी बढ़ेगा, वो उस तरह की खबरों को मतलब लाना पसंद करती है। तो लोगों ने सोचा कि भैया इससे तो काम नहीं चलेगा, तो लोग क्या काम करते हैं, अपनी स्थानीय जो समस्याएं हैं उनके लिए मतलब अखबार वगैरह निकालते हैं। तो आप देखिए वहीं से संबंधित है खबर लहरिया। ठीक है, तो ये एक स्थानीय अखबार है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में निकलता है। खासियत क्या है, 8 दलित महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा बुंदेली में। ठीक है, तो वहीं से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको इसमें उजागर किया जाता है। आगे देखिए अगला जो आ रहा है टॉपिक हमारा वो है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये घरेलू हिंसा है क्या एग्जैक्टली। तो जब परिवार का कोई पुरुष, चाहे वो पति हो चाहे वो पिता हो, महिला के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है शारीरिक या मानसिक, तो समझ लीजिए कि वो घरेलू हिंसा हो रही है। यानी कि बचपन में जो हमारे पापा हमको पीट पीट के बड़ा किए हैं, मतलब हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई है, बहुत लतियाए गए हैं बचपन में तो वही वाली चीज़ है। खैर आगे देखिए, पेरेंट्स का हक बनता है भैया उनका मारना पीटना। अब बहुत ज़्यादा बेवजह अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो एक बार हाँ ठीक है, संरक्षण ज़रूरी है, बाकी सामान्यतः तो पेरेंट्स पीटते ही रहते हैं उठते बैठते। चलिए आगे देखेंगे कानून क्या है। तो महिलाओं मतलब महिलाओं संगठनों या महिला संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद, महिलाओं क्यों लिखना है, हम महिला संघर्ष के या महिला के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है उनके लंबे संघर्ष के बाद 2005 में ये कानून बनाया गया था, जो कि 2006 में लागू हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब लागू हुआ है, तो 2006 में, और बना कब है, 2005 में। आगे देखिए क्या है इसकी विशेषता। तो ये एक सिविल कानून है, यानी कि दीवानी कानून है, आपराधिक नहीं है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं को सुरक्षा और राहत देना, जेल भेजना नहीं कुल मिलाकर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कि तवा मत्स्य संघ का संबंध भारत के किस राज्य से है जिसने विस्थापितों को मछली पकड़ने का अधिकार के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया। अभी देखा था ना मतलब कि एमपी से, एमपी। चलिए आगे देखेंगे, और टॉपिक नंबर 11 आ गया है। अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप कर दीजिए, बार बार याद दिलाना पड़ता है। चलिए
खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो आप लोग सच में वीडियोस को हाइप वगैरह तो करते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मिल जाते हैं, ठीक ठाक पॉइंट्स आप लोग दे देते हैं। मतलब वीडियो को सपोर्ट तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है ये भी आप लोग बता दिया करिए ना, ताकि मैं उसको आगे भी जारी रखूँ। वरना तो एक्सपेरिमेंट में ही निकल जाएंगी चीज़ें कि क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लासेस में अच्छी लगती हैं। क्या हमारी ये जो गाँव देहात की कहानियाँ बताने का तरीका है वो मस्त लगता है, या तारतम्यता बढ़िया लगती है। जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि नहीं ये हर क्लास में रहना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सीटेट तो अब ख़त्म ही होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे यूपी टेट में साथ रहेंगे, तो वही सारी चीज़ें मतलब कि उसी क्रमबद्धता के साथ फिर यूपी टेट में भी एकदम घनघोर तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों के हृदय में जो भी चीज़ें आएँ वो बोल दिया करिए फ़िलहाल के लिए। चलिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो सोर्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 सोर्स होता है, एक तो भैया होता है परंपरागत और दूसरा कौन-सा होता है मतलब कि अपरंपरागत, ठीक है? या गैर परंपरागत भी उसको कहते हैं हम लोग। सबसे पहले जो परंपरागत सोर्स है किसका, एनर्जी का, उसकी बात करेंगे तो कोयला की बात करते हैं। ये अपरंपरागत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परंपरागत सोर्स है, यानी कि सदियों से हम और आप यूज़ करते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज इसको यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे ईंधन हो गया, गोबर के उपले हो गए, कोयला वगैरह हो गया ये। तो सबसे पहला जो परंपरागत सोर्स है एनर्जी का वो है कोयला। इसके लिए एक शब्द आता है अंतर्हित धूप, ठीक है? तो ये जो अंतर्हित धूप है, जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोयला है ना वो पेड़ पौधों के अवशेष का ही है, यानी कि पेड़ पौधों के जो जीवाश्म है उसी से बनता है कोयला। और हम सबको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की वजह से, ठीक है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है, एग्जैक्टली सूर्य की ही ऊर्जा है। तो जब मतलब कि हजारों सालों बाद यही पेड़ पौधों का अवशेष कोयला के रूप में हमें मिलता है, तो जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें से जो एनर्जी जनरेट होती है वो हम लोग मानते हैं कि भैया वो सूर्य की ही ऊर्जा हमें मिल रही है। इट मीन्स इसके भीतर जो मतलब कि निहित है वो क्या है, वही धूप, सूर्य के द्वारा जो इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाया था, वही एनर्जी अब बाहर निकल रही है, हमें और आपको क्या दे रही है, ऊष्मा दे रही है, ठीक है? इसी वजह से इसको कहा जाता है अंतर्हित धूप, ठीक है? पेट्रोलियम क्या होगा, तो इसी को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। ये कई बार पूछा जाता है क्यों इतने इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है। ठीक है, एक तो काला है और महंगा है। प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, सीएनजी इसी का रूप है। चलिए आगे देखेंगे, गैर परंपरागत सोर्स यानी कि जिसको सदियों से यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो आगे देखिए, नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे तो बायोगैस ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है। ये जैविक कचरे जैसे गोबर, रसोई का कचरा यहाँ से बनाया जाता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से बिजली बनाने का काम होता है इसमें। भारत में जो मणिकरण, हिमाचल प्रदेश और पूगा घाटी है और लद्दाख, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे तो समुद्र के ज्वार से जो एनर्जी जनरेट की जाती है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ तो पहले से ही है, ज्वार भाटा तो सदियों से आ रहे हैं। अरे आ भले रहे हैं ज्वार भाटा सदियों से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको आपको मतलब ज्वार भाटा से बिजली बनाने का तरीका ज्ञान था, नहीं ना। ये तो नई नई टेक्नोलॉजी आई तब हमको पता चला, ठीक है? यानी कि हम और आप या हमारे जो मतलब कि पूर्वज जिन्होंने भी इनको मतलब कि बनाया, वो लोगों ने ना नई प्रौद्योगिकी का यूज़ किया तब जा कर के ये बना है, ठीक है? इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये अपरंपरागत या गैर परंपरागत, यानी कि सदियों से यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के वजह से इसको यूज़ करना संभव हुआ है। चलिए, अब हम लोग खनिजों का वितरण देख लेते हैं, ठीक है? तो यूरोप जो है ये विश्व में लौह अयस्क का सबसे अग्रणी उत्पादक माना जाता है। अंटार्कटिका की बात करेंगे तो यहाँ कोयला और लोहे के बड़े निक्षेप जो है होने के अनुमान है। प्रिंस चार्ल्स पर्वत, मुख्य फसलें, ये ना उल्टू-पुल्टू हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, ये जो मेजर क्रॉप्स हैं इनके लिए क्या चाहिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हेडिंग पहले लगनी चाहिए थी, हेडिंग नीचे चली गई है, चित्र पहले आ गया है। फिलहाल के लिए देख लीजिए, जैसे जो चावल होता है ना, अगर आपको चावल का उत्पादन करना है तो उसके लिए टेम्परेचर ठीक होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का पानी भी उसको लगता है, यानी कि उच्च वर्षा, जलोढ़ यानी चीका मिट्टी जो कि पानी को रोके रहे, ऐसी जगह पे चावल की खेती की जा रही। अगर आप बलुहर मिट्टी में चावल की खेती करेंगे यानी धान उगाएंगे तो आप सींचते सींचते परेशान हो जाएंगे। हमारे यहाँ ज़मीन है, पापा हमारे मतलब है 2-2.5 बीघे की आसपास वो है, वो मतलब बलुई मिट्टी है। पापा उसमें कभी आज तक हम नहीं देखे कि धान लगाएं। हमने पूछा, कह रहे
भैया पानी पूरा सोख लेता, पानी बराबर नहीं करते। तो इस वजह से भाई यहाँ इसके लिए ना जो चिकनी मिट्टी यानी चीखा मिट्टी है वो इम्पोर्टेंट होती है। देखिए गेहूँ, इसके लिए क्या चाहिए तो मध्यम तापमान यानी कि बोते समय ठंड रहे और काटते समय धूप रहे। देखिए ना, अब मतलब कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, हम लोगों के यहाँ ठंडी रहती है। अप्रैल के आसपास इसकी कटाई होती है, एकदम बढ़िया चमकती हुई धूप निकली रहती है, ठीक है। मध्यम वर्षा चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम घनघोर वर्षा धान की जैसी हो जाए, पता चला गेहूँ ही गल गया सब, तो ऐसा नहीं, मतलब मध्यम वर्षा चाहिए, दोमट मिट्टी में बढ़िया हो जाता है। वहीं कपास की बात करें तो उच्च तापमान, चमकीली धूप और हल्की वर्षा, काली मिट्टी दक्कन के पठार में बढ़िया हो जाती है। पटसन की बात करें तो उच्च तापमान, भारी वर्षा, जलोढ़ मिट्टी जो पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश है वहाँ पे हो जाता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पटसन वगैरह का मैंने बता दिया है, चाय कॉफ़ी का भी बता के रखा हुआ है। चाय कॉफ़ी तो पिछली बार पूछा भी गया है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस की इतनी कमी नहीं है कि एज इट इज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए फिर हम देखेंगे टॉपिक नंबर अपना 12, इमारतें, चित्र और किताबें, ठीक है। चलिए हम लोग स्तूप की संरचना की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले धातु मंजूषा की बात करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जो है बनाया जाता है स्तूप। तो धातु मंजूषा में आपको समझ आ रहा है कि ये कुल मिलाकर के एक डिब्बा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं, तो भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हों उसमें, या फिर उनके किसी शिष्य के द्वारा यूज़ किए गए किसी भी सामान का कुछ रखा हो और उसके ऊपर जो है वो स्तूप बनाया जाता है। तो ये जिस जगह पे, अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे तो 4 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा ना, तो एक डब्बा होता है, यानी कि एक केस होता है जिसमें इसको रखा जाता है। तो जिस डब्बे में उनके अवशेष को रखा जा रहा है उस डब्बे को कहा जाता है धातु मंजूषा, ठीक है। याद रखना आप इस पॉइंट को। तो इस स्तूप के बीच में एक डिब्बा होता है जिसमें बुद्ध या संतों के अवशेष, जैसे दांत या हड्डी या उनके द्वारा जो यूज किया गया कमंडल वगैरह है ना, उसको भी रख देते हैं और उसके ऊपर फिर क्या बनाया जाता है, स्तूप बनाया जाता है, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तो ये प्रदक्षिणा पथ ना केवल मतलब कि स्तूपों में, बल्कि आप देखिए हमारे आपके मंदिरों में भी रहता है। तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने का जो रास्ता है उसी को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। वेदिका क्या है, तो प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग लगी रहती है उसको कहा जाता है वेदिका। आयरन पिलर की बात करेंगे फटाफट, तो ये मेहरौली दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। खासियत क्या है कि आज से 1500 साल पहले बना, उसके बावजूद आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। चंद्र, इस पर एक नाम खुदा हुआ है जो कि माना जाता है कि गुप्ता वंश के चंद्रगुप्त का मतलब कि ये प्रमाण है कुल मिलाकर के। महाकाव्यों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई की बात की गई है। वैसे तो सबसे बड़े जो मतलब कि महाकाव्य हैं वो तो क्या है, वेद पुराण है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, रामायण और महाभारत है। लेकिन दक्षिण भारत से 2 हैं, और वो कौन से हैं, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। जो शिल्पाधिकारम है ये तमिल महाकाव्य है, एक व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी कणगी की कहानी है, मैंने बताया हुआ है नूपुर की कहानी के नाम से, ठीक है। मणिमेखलाई, तो ये कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी की जो बेटी हुई थी उसकी कहानी है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, मतलब कि अपनी पत्नी को छोड़ करके एक वेश्या के प्रेम जाल में फंसते हैं, और फिर जानते ही हैं फिर क्या क्या ही हुआ होगा इनके साथ, भिखारी टाइप के बन जाते हैं। फिर लौट के अपनी बीवी के ही पास आते हैं। बीवी बेचारी कहती जाने दो, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, उस टाइप का अपना लेती है। फिर उनको देती है कि भाई अब तो भिखारी बनी गए हो, लो मेरी पायल लो, नूपुर पकड़ो, इसको बेच के आओ, पैसा वैसा लेकर के फिर अपना व्यापार वगैरह स्टार्ट किया जाएगा। बेचारे जाते हैं कि चलो बेच वेच के आएंगे पैसा वैसा लेकर के। तो ये जब जाते हैं ना, मदुरै शहर में जाते हैं, और मदुरै शहर में उसी टाइम जो यहाँ की महारानी थी उनकी पायल खो गई रहती है। और इनका दुर्भाग्य देखिए कि सेम जो पायल कणगी के पास थी वही पायल उन महारानी के पास थी, उसी का सेम जोड़ा था। सुनार ने 2 ही पीस बनाया था, एक कणगी को दिया था और एक वहाँ की मदुरई की महारानी को दिया था। उनकी पायल जब खो गई थी तो यही पायल मिल गई इनके हाथ में, और बेचारे फंसा गए तो इनको फांसी की सज़ा हो जाती है, ठीक है। चूँकि राजा के वाइफ़ की अगर पायल चुराओगे तो ऐसा तो है नहीं कि छोड़े जाओगे, तो वही है। तो जिनकी ये पहली वाली जो कहानी है जिसका नाम क्या है, शिल्पाधिकारम, ठीक है। मतलब इलांगो आदिगल के द्वारा ये लिखी गई है शिल्पाधिकारम, और इसमें तो यही चीज़ें हैं। तो इसमें किसकी कहानी है, कणगी और कोवलन की। आगे फिर एक और कहानी लिखी जाती है मणिमेखलाई, शीतलय सतनार जी के द्वारा, और उसमें फिर ये जो कोवलन है जिस वेश्या के प्रेम जाल में फंसे थे, उससे इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम था मतलब कि सॉरी, उस वेश्या का नाम था माधवी, उसकी जो बेटी होती है उसकी कहानी है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। बाकी रामायण महाभारत तो हम आप जानते ही हैं।
अब हम लोग टॉपिक नंबर 13 देखेंगे, कंपनी का शासन और टैक्स की जो प्रणाली है वो। चलिए, अंग्रेजों के द्वारा जो 3 भू राजस्व प्रणालियां चलाई गई उसको फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले मतलब अस्थाई बंदोबस्त, जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, 1793 का है। कौन लाया था? कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। क्या था इसमें कानून? तो राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया, लगान फिक्स कर दिया गया जो कि कभी बढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, 1/11 हिस्सा मिलता था। फिर देखिए दूसरा जो कानून है, रैयतवारी का कानून या रैयतवारी व्यवस्था, और इसको जो है डूबते सूरज का कानून, इस टाइप का कुछ कहा जाता था। ठीक है, कुल मिलाकर के जो फिक्स तिथि दी गई है, अगर आप उस फिक्स तिथि को पैसा नहीं दे पाए, टैक्स नहीं कलेक्ट करके दे पाए, तो आपसे जो जमींदारी है वो छीन ली जाएगी। चलिए दूसरा देखिए, रैयतवारी सिस्टम कौन लाया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया। कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण भारत में, मद्रास और चेन्नई। ठीक है, भारत नहीं, भारत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है ना, जो लोकल लैंग्वेज है जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की बोली का प्रभाव होता है, तो जवाब लड़खड़ा जाती है, मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, आगे देखिए क्या था सिस्टम। तो इसमें बिचौलिए यानी कि जमींदार नहीं हुआ करते थे, सीधा किसान यानी कि रैयतों से ही समझौता किया गया था। और रैयत मतलब क्या होता है? किसान। चलिए कहाँ पे ये प्रचलन था देख लीजिए, दक्षिण भारत, मद्रास और बम्बई। वही महालवारी सिस्टम की बात करेंगे, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया, पंजाब और उत्तर भारत में। राजस्व पूरे गाँव यानी महाल के द्वारा इकट्ठा किया जाता था, जिम्मेदारी गाँव के मुखिया की होती थी। तो इसमें जो महाल है उसका मतलब होता था गाँव। ठीक है, चलिए अब फटाफट खत्म होने वाला है। प्लासी और बक्सर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो हमारे भारत देश में ये तय कर देते हैं कि अब जो हमारे यहाँ के लोकल राजा महाराजा हैं उनकी औकात खत्म हो गई है, और अब शासक कौन बनेगा? अंग्रेज, और बन भी जाते हैं। 2 युद्ध हैं, एक तो है 1757 प्लासी का युद्ध, हालांकि ये मैक्स फिक्शन की तरह था, इसमें तो पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स थी। तो जो सिराजुद्दौला हैं उनकी शक्ति जो है इसमें, अगर ये कहें कि वो पराजित हुए तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो सेनापति थे ना, मीर जाफ़र, वो पहले से ही अंग्रेज़ों से जाके मिल गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बढ़िया युद्ध नहीं था, लेकिन इसके बाद जो 1764 में एक युद्ध होता है वो एकदम घनघोर टाइप का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, किसके मध्य हुआ है फटाफट देख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव वेस्ट मतलब वेस्ट यानी सिराजुद्दौला यानी कि जो बंगाल के नवाब थे। महत्व ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत मानी जाती है, लेकिन चूंकि बताया ना कि मैच फिक्सिंग की तरह था, जो सेनापति है वो पहले से ही मिल गया है कि हमको नवाब बना दिया जाएगा। आगे देखिए, और हाँ, ये वही मीर जाफर है जिसको कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इसको नवाब बनाया था। फिर दूसरा जो युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। और इसके बाद जो है कंपनी की को बंगाल की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबकी दीवानी मिल जाती है। एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में, इसी बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे आगे। ये जो मतलब सब्सिडरी अलायंस है, इससे क्वेश्चन खूब बनता है। सहायक संधि इसको कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। भारतीय राजा अपनी सेना इसमें नहीं रख सकते थे, कंपनी जो है ना उनको सेना दिया करती थी कि चलो सेना रहेगी। वैसे तो मतलब कहने के लिए था कि तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम बस इनको खर्चा वर्चा देते रहना, लेकिन जो मेन कारण था वो क्या था? इनके आंतरिक और बाह्य निर्णयों में हस्तक्षेप करना। ठीक है, याद रखना आप। तो कभी कभी ना क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। चलिए आगे देखिए, हमारा जो भारत है यानी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फटाफट देखिए। नया संविधान जो हमारा लागू हुआ है कब? पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और भारत देश आज़ाद कब हुआ पता है कि नहीं? क्या 15 अगस्त 1956 को? नहीं भाई, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ये चीज़ आपको याद रहनी है। उसके बाद का जो भारत है ये हमारे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का है। तो नया संविधान लागू हुआ और उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वोट का जो अधिकार है वो दिया गया। कई बार बता चुके हैं इसको, आगे नहीं बताते। भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। तो पोटी श्रीरामलू जी के द्वारा 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए एक नए राज्य की डिमांड की जा रही थी, और अंततः 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर सरकार मजबूर होकर के 1953 में, कब? 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य के रूप में घोषित कर देती है। ठीक है, आगे चल करके ना राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भी किया जाता है 1956 में, ये डेट आप याद रखना। चलिए, पृथ्वी के बदलती जो आकृतियां हैं लैंड फॉर्म्स, उसको देख लेते हैं फटाफट। बाय रिवर, विंड और आइस। तो नदी, हवा, बर्फ जब मिट्टी काटते हैं तो अलग अलग आकृतियां बनती हैं। पहला देखिए, नदी, रिवर के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं? एक तो विसर्प बनाती है, ऐसे जो लड़खाते बड़खाते चलती है ना, वही है विसर्प। मियांडर, तो जब नदी मैदानी इलाकों में सांप की तरह मुड़कर बहती है तो उसे हम कहते हैं विसर्प। ठीक है, वहीं चाप झील, ऑक्सबो लेक, तो जब ऐसे मटकते हुए ऐसे लहराते बलखाते हुए नदी देखो तो
नदी ऐसे ऐसे चल रही है, चलते चलते रास्ते में अगर कुछ हुआ और ये एक साइड का कट गया, कट के देखिए फिर क्या बन जाएगा, ये गाय के खुर के आकार का लेक बन जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो जब नदी का मोड़ कट करके अलग हो जाता है तो उससे एक झील बनती है, इसी को कहते हैं चाप झील। डेल्टा क्या है? तो समुद्र में गिरने से पहले जो नदी है वो कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो उसी को कह देते हैं डेल्टा, ठीक है। आगे देखिए, जो समुद्री तरंग है ये भी कुछ कटाव छटाव करती हैं। तो तटीय मेहराब पानी गुफा के आर पार हो जाए, केवल छत ही बची रहती है, उसे हम लोग मेहराब कह देते हैं, ठीक है। स्टैग क्या होता है? तो जब छत भी टूट जाती है, केवल और केवल दीवार बचती है, उसे स्टैग कहते हैं। ये सब मैंने चित्र वगैरह बना के दिखाया हुआ है, अभी बस आप इसे देख लीजिए। हिमनद की बात करेंगे तो जो ग्लेशियर्स हैं इनसे क्या कटाव होने पे कौन सी आकृति बनती है, तो सबसे पहले हिमोड़ की बात करेंगे, मोरेन। ये कई बार क्वेश्चन यही बना है कि आखिरकार मोरेन कौन बनाता है, हिंदी में पूछेंगे तब तो आप जान जाएंगे, इसी वजह से अंग्रेजी में पूछते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हिमनद अपने साथ जो पत्थर और मिट्टी लाते हैं उसको जब जमा कर देते हैं तो उसी से बनते हैं हिमोर। और हिमनद क्या है? तो वही बर्फ की जो नदी बनती है वो है हिमनद। पवन का काम क्या है? तो रेगिस्तान में जो मतलब कि बलुअर बालू वालू उड़ाते हुए चलती है उसकी बात हो रही है। छत्रक सेल यानी मशरूम रॉक, तो हवा चट्टान के निचले हिस्से को ज़्यादा तरीके से काटती है जिससे वो छाते की आकृति का दिखने लगता है, उसी को कहते हैं छत्रक सेल। लोयस तो बालू से यानी कि रेत का जो मैदान होता है उससे बनता है। तो जब रेत के कण बहुत दूर उड़ करके विशाल क्षेत्र में जमा होते हैं तो उसे कहते हैं लोयस का मैदान। और चाइना का जो लोयस निक्षेप है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बस हो गया। अब कल अंतिम पार्ट आएगा और अंतिम पार्ट में ही हम पूरा का पूरा कंपाइल करके दे देंगे। तो जो लोग भी अभी तक एक को पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग पूरा एक साथ 5 के पाँचों पार्ट देख लेंगे। उसका जो मतलब कि रहेगा वो कैसे रहेगा, तो पहले पाँचवां पार्ट देखिएगा, फिर उसके बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर एक, ठीक है। तो ये क्रम से कंपाइलेशन के साथ कल आपको मिलेगा। अभी मैंने थोड़ा मतलब उसमें भी काम बचा हुआ है तो आज उसको कल करके 11 बजे तक कल दे देंगे, ठीक है, क्योंकि कल ही तो 6 तारीख है। तो कल 6 तारीख है, कल ही आपकी अंतिम पढ़ाई है, फिर उसके बाद 7 को आप लोगों का एग्ज़ाम ही है। 7 को आप लोग धुआंधार तरीके से एग्ज़ाम को धुआं-धुआं करके आइए, फिर मुझे खुशी-खुशी बताइए कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ। क्यों आप देखिए ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप लोग पेपर दे कर के आएँगे, हमारे माध्यम से आंसर की भी जारी की जाएगी, तो आप लोग आंसर मिलाना मत भूलिएगा, ठीक है? जो लोग हमसे मतलब प्रिपरेशन किए हुए हैं, हमारी क्लासेस देखे हैं, वो उनका तो यही होना चाहिए कि क्यों 4 जगह यहाँ-वहाँ मुँह मारना। मेरी क्लासेस देख लीजिएगा, मतलब मेरे द्वारा जो दिया जाएगा पेपर सॉल्यूशन वही काफ़ी है। 72 जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहीं से आपका अच्छा मार्क्स बन जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आप पास हो जाएँगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 2-4 नंबर इधर-उधर आयोग भी कर देता है तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मेरा ये प्रयास रहेगा कि 99% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर प्रोवाइड किया जाए। चलिए, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि अब तो एग्ज़ाम होना ही है। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपने अभी तक एसएसटी वाला जो मेरा वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं।